के अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र जीवन कौशल को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के इस सत्र को आगे बढ़ा सम्मान। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं सब? अच्छी हूँ मैम। अच्छा जय जिनेंद्र मैम। ठीक है मैम। ठीक है मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, बढ़िया। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। ओके, सब लोग बढ़िया है ना? अच्छा, पिछला वेबिनार हमने किस टॉपिक पे किया था? नैतिकता के बारे में। जीवन की मूल्य क्या है? जी, मूल्य शिक्षा, है ना? जी। जी मैम। अभी आज का जो टॉपिक है उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के है जीवन कौशल। सर। नीरज जी प्लीज स्लाइड शेयर करिए। जीवन कौशल, जीवन कौशल मतलब ऐसी चीज है, मतलब किसी भी व्यक्ति में वो गुण जो उसको जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, उसका जीवन जीने अच्छा बनाने के लिए जो उपयोग में आते हैं। ठीक है, जी। इससे पहले वाली स्लाइड। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल वे कौशल हैं जो छात्रों को उनके व्यक्तिगत, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ, व्यावसायिक, जहां पर भी वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जब दूसरे लोगों के साथ किसी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसे कमाने के लिए जाते हैं वहां पे, और सामाजिक जीवन, सामाजिक अपना परिवार, कुटुंब और उसके आसपास रहने वाले जितने लोग उनसे जुड़े हुए, इन सब के साथ उसका जो जीवन है उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मतलब उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बन सकती है, कैसे अच्छी बन सकती है, हमेशा हमेशा एक अच्छी जिंदगी जिए उसके लिए मदद करने वाले जितने भी गुण हैं, जो भी आदतें हैं, वो सारे जीवन कौशल कहलाते हैं। आज मैंने जो जीवन कौशल लिए हैं, मैंने सिर्फ 7 लिए। वैसे तो आप यदि जीवन कौशल नेट पर सर्च करेंगे तो आपको शायद बेसिक जो है वो 20 जीवन कौशल के बारे में जानने को मिलेगा। उसमें से कुछ चीजें हम पिछले वेबिनार में कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ चुकी हूँ। अभी ये जीवन कौशल किसने डिसाइड किए? कौन बताएगा कि क्या सही क्या गलत कैसे होना चाहिए? कोई आप मुझे बता सकते हैं? कौन डिसाइड करेगा ये, या हम कैसे तय करेंगे? प्लीज कोई तो बोलिए। सही गलत कुछ भी बोलिए, चलेगा। मैम जी महेश जी। जीवन मेरे ख्याल से जैसे कि जीवन कौशल मतलब अपने आप को कैसे मतलब पूरा जीवन को जैसे टाइम टेबल के हिसाब से ये कर सकते हैं उसको अपना टाइम टेबल जैसे एक रख देंगे कि इस टाइम ये करेंगे, इस टाइम ये करेंगे, सभी कामों का अपना अपना समय देंगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, ये भी जीवन एक तरह का जीवन कौशल का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि ये कौन तय करेगा, हम कैसे तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है? मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा कि टोटल 20 लिस्ट आउट हुए हैं, उसमें से कुछ हम पहले सीख चुके हैं, आज मैं आपको दूसरे 7 सिखाने वाली हूँ।
पर ये कौन तय करता है, कैसे तय होता है, क्यों हम मानते हैं इसको, कौन कहेगा तो हम मानेंगे, या किस तरीके से? मैं आपको बता रही हूँ आप मान लेंगे, ऐसा होगा? कोई तो रीजन होगा ना, मुझे भी आपको कुछ ठोस बताना होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। आप भी उसको परखेंगे ना कि मैं जो बोल रही हूँ सही है गलत है, यस और नो? यस मैम। जी मैम। मैम। जी मैम। सीधी बात है। ठीक है, तो बताती हूँ। एक्चुअली ये जो बेसिकली है, ये जी बिल्कुल धनंजय जी जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग करते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा क्या सही है क्या गलत है, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली यूएन, आपने नाम सुना होगा, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, सुना है नाम? नहीं मैम। नहीं मैम। मैम कोई सुनिए ऐसे, मैम। जी ये क्या है यूनाइटेड नेशंस? कोई बताएंगे? धनंजय जी, मुकेश जी, कोई बताएंगे? यूनाइटेड नेशन। कोशिश करिए, मैं साथ दूंगी। सुल्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल सही बात है। ये क्यों बना, किसने बनाया, और ये क्या करता है? हेलो मैम। जी मैम ये बनाया गया था जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सारे बिल्कुल देशों सही। ने मिलकर बनाया। जी बिल्कुल। ये इसलिए बनाया गया कि बार बार इस तरह से युद्ध होना ठीक नहीं है, शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और उसमें बिल्कुल बहुत सही सारा बात। अंग भी है। Yes, जी मैम। बिल्कुल सही बात है सुल्तान जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जो तबाही हुई, जो नुकसान हुआ सब लोगों का, सारे देशों का, तो उसके बाद कुछ देश थे वो आगे आए और उन्होंने मिलकर तय किया कि आगे से ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई। लेकिन उसके बाद भी वो समिति कुछ काम कर पाए, उसके पहले दूसरा युद्ध हो गया। दूसरे युद्ध में फिर उतना नुकसान हुआ, इसके बाद फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस बना। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो अलग अलग काम करती है। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स, आपने वर्ड सुना होगा, है ना? ह्यूमन राइट्स शब्द सुना है, मानव अधिकार। जी जि, मैम। जी जितने व्यक्ति, जितने मनुष्य इस धरती के ऊपर है, वो किसी भी देश, टोटल हमारी पृथ्वी पे 193 देश है, उस 193 में से लगभग 157 देश कुछ इससे जुड़े हुए हैं। उन सब ने मिलकर तय किया, तो इन्होंने कुछ एक नियम बनाए, कुछ एक चीजें बनाई है कि कोई भी व्यक्ति जो इस धरती का है, किसी भी देश का वासी हो, उसको कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। उसका एक जीवन का तरीका होना चाहिए। एक अच्छा जीवन किसको बोलते हैं उसकी उन्होंने एक परिभाषा बताई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये यूएन ने जो लिस्ट आउट किए हैं कि जीवन कौशल किसी भी एक व्यक्ति को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, सक्षम होने के लिए, उसका अपना भविष्य अच्छा बने इसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ जीवन कौशल तय किए हैं कि ये चीजें यदि व्यक्ति के पास है, इतना चीज आता है, तो वो व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है और समाज के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्लियर है ये? यस मैम। है ना? यदि आपसे कल उठ के कोई बच्चे पूछते हैं कि आप ये क्या बता रहे, किसने बोल दिया हमको ऐसा करना चाहिए, तो हम बता सकते हैं क्यों करना चाहिए, किसने सोचा, कब सोचा। इतनी सारी मौतें, इतनी सारी लड़ाई होने के बाद सबको समझ में आया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है ना? उसके बाद सोचा गया। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। तो अभी जीवन कौशल के अंदर जो आवश्यक जीवन कौशल है, उसमें से हम आज 7 के बारे में, एक्चुअली ये एक एक ऐसा है कि इसके ऊपर पूरा वेबिनार हो सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में हम आज ये सीखेंगे कि इन जीवन कौशलों को बच्चों के जीवन में लाने के लिए हम स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चे इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो यह है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी चीज को हर एक पहलू से सोचना और किसी भी मुश्किल का हल निकालना। दूसरा है प्रभावी संचार। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने शुरुआत उसी क्वेश्चन से की, क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया था इसके बारे में पीपीटी, तब मुझे भी सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये सही है, क्यों आप मानेंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, और कोई तथ्य होना चाहिए। और किसने तय किया? मैंने भी इसको सर्च किया, मैंने भी इसको निकाला। तो
मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। आज मैं जितनी बात बोलूंगी अब आप उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में रीजन बता दिया है कि ये किसने तय किए, क्यों तय किए, कैसे तय किए। तो डेफिनेटली आप भी इसको विश्वास करेंगे, आप इसको मानेंगे और आप इसको आगे उपयोग में लेंगे। ठीक है। तो संचार ऐसा होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति जो सोचता है, समझता है, वो दूसरे व्यक्ति तक अच्छे तरीके से पूरी बात सही रूप से पहुंचे। ये होता है प्रभावी संचार। तो मैं आज अपनी बात आप तक पहुंचाने में सक्षम हुई, सफल हुई। यस मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू। सहयोग और टीम वर्क, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है और एक दूसरे के साथ मिलके काम कैसे किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रचनात्मक सोच। ये मानव जाति की एक सबसे स्पेशल क्वालिटी है। हर इंसान के पास एक्चुअली और किसी के पास इतनी रचनात्मक सोच नहीं है। आप यदि देखेंगे ना, तो कोई एक चिड़िया बहुत अच्छा घोंसला बना लेती, तो सिर्फ उसमें वही एक गुण है और कोई गुण नहीं है ना। कोई एक चिड़िया बहुत अच्छा गा सकती है, तो उसमें वही एक गुण है। तो इस तरह से हर एक जानवर में कोई एक एक गुण है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसमें बहुत सारी रचनात्मकता है, बहुत सारे गुण है। हमने मतलब पूरी दुनिया को अपने अंडर में कर लिया है, उस पे अपने नक्शे बना लिए, शहर बना लिए, बहुत सारी संस्कृति बना ली। हमने संगीत को भी जान लिया, हमने चित्रकला को भी जान लिया, हमने विज्ञान को भी बहुत सारा देख लिया, कौन सी चीजें क्यों होती है सब पता चल गया। तो ये सारा कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि इंसान में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो कुछ नया सोच सकता है, जान सकता है, नया बना सकता है ना। जब जो आदि मानव थे उसने शुरुआत की थी, तो कहाँ रहता था? गुफाओं के अंदर, है ना। किसी गुफा में घुस के रह गए, पेड़ के नीचे रह गए। वहां से आज की तारीख में हम इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े किले और सब कुछ इंसानों ने बनाया है। ठीक है। और उसमें सारे सुविधाएं, सोने के लिए हमारे पास अलग कमरा, अलग जगह, पलंग हमने बना लिया है, बैठने के लिए हमने फर्नीचर बनाया। हमने बहुत सारी रचनात्मकता, बहुत सारी क्रिएटिविटी की है उस अर्ली मैन से यहाँ तक। तो ये हमारा बेसिक गुण है और हर बच्चे को ये इसकी अहमियत पता होनी चाहिए। ठीक है। वित्तीय साक्षरता, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम जो लेन देन करते हैं, उसमें हमने एक चीज बनाई है, पैसा, है ना। हर चीज उसी के उस पे तोली जाती है। तो उसके बारे में जानकारी, बच्चे को पैसा क्या होता है, कैसे खर्च करना, कैसे उसका बजट बनाना, ये चीजें बचपन से पता होनी चाहिए। समय प्रबंधन, हमने घड़ी भी बना ली है, सूरज घूमता है उसके हिसाब से हमने दिन रात बनाया। हमारा जीवन भी टाइम के उसमें है, तो उस टाइम के अंदर कितना मैक्सिमम काम कैसे करना, समय प्रबंधन। उसके बाद है लचीलापन और अनुकूलनशीलता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदलना और उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, जहां रह रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, है ना। एडेप्टेबिलिटी एक्चुअली हर प्राणी में होती है, इंसानों में कुछ ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये बेसिक गुण है जो हर एक बच्चे में होने चाहिए। हम इस एक एक को डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है इन सारे गुणों की? यस मैम। यस मैम। सबसे आंसर चाहिए मुझे। मैम मैम पहला वाला यस मैम। बताइए। जी मैम। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग। कोई एक चीज को हम जब देखते हैं, उसके बारे में सिर्फ वो है एज इट इज उसको मान लेना कि ये ऐसा है, नहीं। उसके पीछे सोचना कि ये क्यों है, कैसे है, क्या उपयोग है इसका, है ना। क्या हुआ होगा जब हम पहले आदि मानव की बात करें, उसने कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया। जंगल में आग अपने आप लगती, हमको पता है, जब पेड़ की टहनियां आपस में टकराती आग लग गई, वहां जानवर जल गए होंगे। आदि मानव कच्चा मांस खाता था, जब कहीं जला हुआ जानवर था, उसने उसको, गर्म होगा, उसने हाथ लगाया होगा, मुंह में उंगली डाली होगी, तो उसको स्वाद अलग लगा होगा, मुलायम लगा होगा, उसने खा के देखा होगा, उसको फर्क समझ आया। तब उसने सोचा कि ये कैसे हुआ, तो ये आग में जलने से हुआ। फिर उसने सोचा आग को मैं कैसे कंट्रोल करूं। ये क्रिटिकल थिंकिंग वहां से शुरू हुई। आलोचनात्मक सोच, कंसेप्ट क्लियर है? आलोचनात्मक सोच। जी मैम। यस मैम। नीरज जी जी प्लीज मैम। नेक्स्ट पे चलिए। इसी को हम डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करते हैं।
आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज जब जिंदगी में किसी के सामने आती है तो वो उसके बारे में पहले हर पहलू पे सोचना और फिर डिसीजन लेना कि क्या सही क्या गलत, कौन सी चीज कैसे की जाए, है ना। इसमें क्या करना होता है, जब भी कोई चीज सामने आई तो पहले क्या विकल्प है उसके बारे में विश्लेषण करें। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना। अभी जैसे कोई एक बच्चे आगे जीवन में ये परिस्थिति सबके पास आनी है। आजकल का जो जमाना है, 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे आ गए, उसके साथ में वो लोग कुछ काम करने लगते हैं, कुछ सीखने लगते हैं, है ना। यदि वो छोटे इलाके में कहीं पे है तो कोई मजदूरी कुछ काम, कहीं पे बैठ गए, कोई ना कोई काम, उनको किसी दुकान पे बैठने का काम मिल गया। अभी सपोज एक लड़का है 8वीं 9वीं में पढ़ता है, वो जहाँ घर के रहता है उसके घर के थोड़े से दूर पे एक दुकान है। उस दुकान वाले को दिवाली आ रही है इसलिए 1 महीने के लिए किसी सहायक की जरूरत है। तो वो उस लड़के से बोलता है कि तू दोपहर को स्कूल से आ जाता है, उसके बाद फ्री है, तो शाम को 4 घंटे मेरी दुकान पे आ जा और काम कर ले, है ना, मैं तुझे पैसे दूंगा। अभी ये उसके पास एक ऑफर आई है उस लड़के के पास। अभी उसको क्या करना है, उसको स्कूल चालू है, दिवाली के बाद उसकी परीक्षाएं आ रही है। अभी उसको जितने विकल्प है उसका विश्लेषण करना है। उसको सामने पैसा दिख रहा है, यदि वो जॉब करेगा तो पैसा मिलेगा। पैसा किसी के पास कितना भी हो कम पड़ता है। अभी वो नॉर्मल घर से बच्चा है तो पैसे की जरूरत उसको है। पढ़ाई कर रहा है वो, दिवाली के बाद एग्जाम आ रही है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई के लिए भी देना है। तो अभी उसके पास विकल्प है, नौकरी करूं या ना करूं, ठीक है। अभी वो सोचता है, विकल्पों का विश्लेषण करेगा, मैंने नहीं किया तो ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा, है ना। फिर से वो मुझे दोबारा पूछे ना पूछे आगे। अभी वो यदि सोचता है कि मैं करूं, यदि मैं करूं तो वो मुझे शाम को 5 से 9 बजे तक के लिए बुला रहा है। मैं स्कूल से 4 बजे आता हूँ, 5 से 9 की यदि मैं नौकरी करता हूँ और मुझे सुबह फिर 9 बजे स्कूल पहुंचना है, तो मेरे पास होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं है। मैं स्कूल जाकर आऊंगा, नौकरी करूंगा, मैं थक जाऊंगा, तो मैं होमवर्क कब करूंगा। तो मेरे यदि मैं नौकरी करता हूँ पैसा मिलता है तो मेरी पढ़ाई का नुकसान है। तो ये विश्लेषण कर रहा है ना। अभी फायदा और नुकसान दोनों चीजें सोचने लगेगा। नेक्स्ट है फायदे और नुकसान की सूची बनाना है। यदि नौकरी करता हूं तो पैसा मिलेगा, आगे चांसेस रहेंगे भविष्य में, लेकिन नुकसान क्या होगा, मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा, मेरा होमवर्क नहीं होगा, मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। अभी फिर इसके आगे वो कुछ और सोचेगा। वो सोचता है कि चलो मैं उनसे बात कर लूं कि मैं 5 से 9 ना आके मैं 5 से 7 आ जाऊं या 7 से 9 आ जाऊं, ताकि मैं 2 घंटे अपना होमवर्क कर लूं फिर दुकान पे पहुंचूं। थोड़ा पैसा भले कम मिले, कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो मैं सीख लूंगा, ठीक है। ये सब अब फिर वहां पे सामने क्वेश्चन आएगा कि वो 2 घंटे के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। उसको यदि कोई और मिल गया 4 घंटे के लिए तो मुझे मना कर देगा। ये सारे चीजों से होके फिर वो किसी निर्णय पे आता है। वो निर्णय लेता है कि चलो मैं जॉब कर लेता हूँ, लेकिन उसके सामने क्या होगा, मैं जॉब 1 महीने की कर लिए कर रहा हूँ, मुझे 2 घंटे रात को जग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब अपने शरीर पे थोड़ा सा तकलीफ लेनी पड़ेगी, जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थका हुआ फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि वो फिजिकली स्ट्रांग है, वो कर पाता है, तो वो निर्णय लेगा कि वो नौकरी करेगा। और यदि वो नहीं कर पाता है तो नौकरी नहीं करने का निर्णय लेगा। वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोचेगा। तो ये तरीका होता है किसी भी कंडीशन को, विकल्प है उसको सोचना, फायदे नुकसान को सोचना और फिर निर्णय लेना। क्लियर है। जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। ओके। अभी क्या होता है, जब भी कोई विकल्प सामने, जब भी कोई चीज सामने आती है, विकल्प नहीं, कोई भी बात कोई भी चीज सामने आती है, तो इंसान हमेशा सोचने लगता है। अभी हमको बच्चों को ये चीज सिखानी है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाया कि ये क्या है, ये क्वालिटी क्या है, ये एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाया। अभी बच्चों को सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे। हम ये कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, हमको बच्चों को बताना है कि एक तो बच्चों को सबसे पहले तो अच्छा ऑब्जर्वर होना होगा, पहले सारी चीजों को देखना, सोचना, समझना, हर एक चीज क्यों होती है, कैसे होती है, यदि किया तो उसका परिणाम क्या होगा वो सोचना पड़ेगा उनको, है ना। उनको विकल्प देखने पड़ेंगे, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, ये है तो ऐसा है, ये क्यों है, कैसे होगा, ठीक है। तो ये सिखाना पड़ेगा हमको।
उसके बाद फायदे नुकसान देखना सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद सही डिसीजन, फायदे नुकसान लेके क्या ज्यादा दिख रहा है, फायदा ज्यादा दिख रहा है, नुकसान ज्यादा दिख रहा है, तो किस तरफ जाना है, ये डिसीजन लेना हमको ये बच्चों को सिखाना है, राइट। अभी इसके यस अंदर मैम। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम बच्चों को बोले, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कैसे करना है ये बच्चों को सिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, जैसे आजकल ये होता है आपके यहाँ भी, अभी भी होता होगा, अभी पिछले हफ्ते बारिश हो गई, यस और नो, जी मैम। हुई। आज जी। से 10-15 साल 20 साल पीछे जाओ आप, या आप जब छोटे थे तब ऐसा होता था? नवरात्रि में बारिश हुई है कभी इससे पहले? हुआ है मैम, वो हमको लगता है साल पे। पहले नहीं होता था मैम। पहले इतना नहीं होता था कभी, मौसम बिगड़ गया, तूफान आया एक आध बार तो मैं मतलब इतने सालों से मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हम लोग नवरात्रि हमारे गुजरात में तो बहुत उससे मनाई जाती, हम जब रात को गरबा करके वापस आते थे 1-2 बजे, तो ठंड लगना शुरू होती थी, वो नवरात्रि से होता था, नवरात्रि का तीसरा चौथा दिन हो, वहां से ठंड, हल्की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन अभी यस हम मैम। देख रहे हैं यहाँ दशहरे के दिन झमाझम बारिश हो रही। हम बच्चों को बता सकते हैं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए, और उसकी जरा मतलब निकालिए डेटा, कि पहले कब ऐसा होता था, पहले रूटीन क्या था। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, वो हमसे बोलते थे कि अभी बच्चों को ये मत सिखाओ कि बारिश जो है वो मॉनसून सीजन में होती है, क्योंकि अब वो बात सच नहीं है, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, बारिश कभी भी हो जाती है। तो अब बच्चों को हम ये बताएं कि सिर्फ मानसून सीजन में बारिश होती है, तो हम लोग गलत है, तो आप किताबों से वो पढ़ाना छोड़ दो, जो हकीकत है वो पढ़ाओ। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आए उनको ऑब्जर्व करो और लिखो। अभी बच्चे, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अब बारिश कभी भी हो जा सकती है, तो पर्यावरण आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले कैसा था, तो वो या तो नेट से ढूंढ सकते हैं, या किताबों से ढूंढ सकते हैं, या किसी बड़ों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है, पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आ गए। जैसे चिड़िया, मोबाइल आए तब से चिड़िया दिखना बंद हो गई, क्यों हो गई है, यस और नो। यस मैम। पहले श्राद्ध पक्ष में कौवे बहुत ज्यादा दिखते थे, आजकल एक कौवा दिख जाए तो बहुत है, यस और नो। यस मैम। ये मेरा यस ऑब्जर्वेशन है, मैम। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखा है। हम जब छोटे थे हमको पता है श्राद्ध होता था, हम छत पे जाते थे खाना डालने, तो बहुत सारे कौवे आ जाते थे। आज की तारीख में कौवे को तो डालते नहीं श्राद्ध में खाना, हम गाय कुत्ते ढूंढने निकलते हैं, वो भी मुश्किल है मिलना, ठीक है। तो ये पर्यावरण के बदलाव, तो बच्चे को आप दीजिए कि पर्यावरण के बदलाव, आपने टॉपिक दे दिया, उनको खुद ढूंढने दो। मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए, कुछ एक उनको इस तरह से क्लू दे दो, आप बताओ मत क्या परिवर्तन आया है, आप उनको बताओ कि तापमान, बारिश को देखो, पशु पक्षियों के बारे में, उसके बाद फसलों के बारे में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उनको टॉपिक दे दो कि आप इसको ढूंढ के लाओ, बच्चे को ढूंढने दो, है ना। मैं कल सब्जी लेने गई थी, मैंने उसकी सब्जी वाले के उस पे कच्ची कैरी देखी। अभी ठंड शुरू होने वाली है और अभी के मौसम में कच्ची कैरी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी, हम वो 4 महीने की सीजन में कच्ची कैरी देखी है, हम बिना सीजन के खरीदते, लेकिन अभी अवेलेबल है। तो ये चेंजेस है, पर्यावरण के चेंजेस है, लोग अपने उसमें कुछ भी करके उगा लेते हैं, हाइब्रिड कर लेते हैं, बट वो चीजें गलत। तो कौन सा फल कब किस मौसम में आता है, कौन सी सब्जियां किस मौसम में आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर से पर्यावरण में जो परिवर्तन आए, बच्चे बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। मैंने तो आपको 4-5 गिनवाया दी, आप बच्चों के साथ बैठेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बनेगी। आपको सिर्फ टॉपिक देना है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन उनको इकट्ठी करना है, तो वो क्या सीखेंगे कि जितने विकल्प है, उसका विश्लेषण करना है, पहले ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है, ये परिवर्तन अच्छा है या ये परिवर्तन बुरा है, उसके ऊपर सोचना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, जैसे यदि बच्चा किसी भी चीज को देखता है तो उसको सवाल उठना चाहिए। यदि उसके मन में कोई सवाल नहीं आता है, सवाल पूछने से डरता है, वो सोचता नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। एक सिंपल सी बात है, सेब के पेड़ से सेब गिरता हुआ सब लोगों ने देखा था,
लेकिन सिर्फ न्यूटन को क्वेश्चन हुआ कि ये नीचे ही क्यों गिरा। यदि उसको क्वेश्चन नहीं होता तो आज हमारे पास जो मतलब बेसिक साइंस का नॉलेज है वो होता ही नहीं। ये एक मतलब हर एक इंसान का बेसिक गुण है कि प्रश्न करना, कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है। बच्चे आप लोगों से पूछते हैं बहुत सारी बार, मैम ऐसा क्यों, मैम वैसा क्यों। जी मैम। आप जी क्या मैम, करते बहुत हैं बार उस पूछता है। वक्त, आप क्या जवाब देते हैं? जवाब देना पड़ता है। क्या जवाब देते हैं आप उसका? सेटिस्फैक्टरी आंसर उसको मिलता है बच्चे को कि आप उसको डांट के भगा देते हैं या छोड़ देते हैं उस बात को नहीं वहीं पे, क्या करते हैं आप? जवाब समझा के बताते हैं मैम। कुछ जैसा अजीब सवाल है क्वेश्चन पूछा तो? उसका भी सवाल ढूंढ के वो बता। वेरी गुड, बढ़िया। सब लोगों से आंसर चाहिए। बताते हैं मैम। जैसे कुछ साइंटिस्ट करके रहता है, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो साइंस से रिलेटिव है ना, तो ऐसे बोलते हैं बच्चों लोग को कि ये बात जो है भी आगे चलकर जैसे पढ़ेंगे कि साइंस के बारे में, तो आगे विषय में बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है मैम जो मतलब साइंटिस्ट वाला जैसे आ जाता है। कुछ कुछ आसान रहता है क्वेश्चन, और कुछ ऐसा ही एकदम क्वेश्चन पूछ देता है जो कि फिर बच्चा फिर तो समझ आता है कि ठीक है सर। ओके, बाकी लोग आप चैट में लिख के जवाब दे सकते हैं। मेरी बेटी भी बहुत पूछती है मैम। जी, आप जवाब देते हैं उनको? नहीं? उनको जवाब मिलते हैं सारे? नहीं मिलते हैं? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, आप उनको प्रोत्साहित करिए, पूछने दीजिए, उनको बताइए। नहीं पता हो तो उनको बोलिए मैं ढूंढ, अब तो हमारे पास मोबाइल है, नेट पे सर्च करो, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है ना। हम जब पढ़ रहे थे, आप और हम जब पढ़ते थे, तब इतनी सारी जानकारी अवेलेबल नहीं थी। हमने भी जी बहुत सारे मैम। क्वेश्चन अपने दिमाग में आके छोड़ दिए, हमने उसको आगे नहीं किया। लेकिन बच्चे जब पूछते हैं आप उनको जवाब दीजिए, क्योंकि ये उनकी सोच को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, विचारों पे बहस होनी चाहिए। कोई एक चीज किसी बच्चे ने सोची, कुछ बताया, तो उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। सही क्या है और गलत क्या है, फायदे नुकसान की उसको पता होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये डिसीजन लेना उसको आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको बढ़ाना है बच्चों के अंदर की किसी चीज पे बच्चे कैसे सोचते हैं। तो आप एक क्वेश्चन पूछिए, आपको एक टापू के ऊपर रहने के लिए जाना है, आप अपने साथ में 5 चीजें ले जा सकते हैं क्योंकि नाव ज्यादा वजन नहीं उठा सकती है। तो आप बेसिक कौन सी 5 चीज ले जाएंगे? आप मुझे बताइए इसका आंसर। जो जरूरत का चीज रहेगा मैम। कौन सी 5 चीजें, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अभी आप किस टॉपिक, मतलब क्या क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? पहला तो पानी। आप टापू के ऊपर जा रहे हैं, टापू किसको बोलते हैं? मैम पानी, पानी में उभरे हुए जगह को हम लोग टापू कहते हैं। जी, आप पानी के बीच में जा रहे हैं। बीच। ठीक है, बेसिक 5 चीजें क्या लेके जाएंगे आप अपने साथ?
अभी मैम जो चीज कपड़ा आपके, लेके जाएंगे, हाँ कपड़ा लेके जाएंगे ठीक है, और खाने का सामान, ओके, और जो नाम है जैसे कि पीने का वो पानी। पानी मार रहे थी साइड करने के रहता है ना, वो बोलो। ठीक है, और नहीं मैम। और कोई? और कोई? बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। बहुत कुछ सोचना जैसे है कि मैम आपको। सुरक्षा के लिए कुछ यस बिल्कुल। क्या बचाव के लिए करेंगे मतलब उसमें? कुछ सामान जो हम, क्या मैम? हाँ, क्या करेंगे सुरक्षा के लिए? सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए मतलब कुछ उपकरण लेके जाना है। जैसे ठीक कि है, मतलब उस जगह में पहली बार तो मतलब अपना बचाव के लिए चाहिए कुछ। ठीक है, उसके बाद खाना खाने के लिए कुछ मतलब, उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन। ठीक है, और वहाँ मतलब कुछ रहने लायक मतलब कुछ जगह बनाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए कुछ जी औजार चाहिए, बिल्कुल। सामग्री चाहिए वो। आपके पास 5 की गुंजाइश है। और एक, जी मैम, और लास्ट एक संपर्क स्थापित करने के लिए मतलब कुछ उपकरण जो किसी से भी संपर्क अभी वहां जरूरत पड़े। पर टावर होगा कि नहीं, ये तो कुछ कह नहीं सकते। मोबाइल लेकर टावर नहीं है तो क्या करेंगे? अभी जो मैम चीजें आपके दिमाग में चल रही है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अभी आप हर चीज को सोच रहे हैं। जैसे आप जो बोलेंगे, कपड़े लेके जाना है, कपड़े लेके जाना है तो रहने क्या नहीं सोचेंगे, आप रहेंगे कैसे? खाना ले जाएंगे तो पकाएंगे कैसे? आग जलाने के लिए आपको कोई चीज चाहिएगी। जी मैम। खाना पकाएंगे कैसे? तो कुछ बर्तन चाहिएंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आप खाएंगे किसमें, कैसे पकाएंगे? पानी, आप पानी कितना साथ में ले जाएंगे? आपको पीने के लिए भी चाहिए, पकाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, वहां रहेंगे कहाँ पे? रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आग जलाने के लिए लकड़ी, तो लकड़ी काटने के लिए तो किसी औजार की जरूरत पड़ेगी। जैसे उन्होंने बताया, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वहां पे खाना, वहां पे सुरक्षित रहना, है ना? दो चीजें पहले इंपॉर्टेंट, तो उन दोनों के लिए क्या चीजें जरूरी, पहले आप उसको लिस्ट में लेंगे। आप लिस्ट में 10-15 चीज बनाएंगे, फिर इसमें इस चीज से चल सकता है, इस चीज के बिना नहीं चलेगा, फिर वो आएगा, फिर आपकी लिस्ट मिनिमम 5 पे पहुंचेगी। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में डाल के, ताकि वो हर परिस्थिति, हर पहलू से सोचे, हर तरफ से सोचे। वहां ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई जानवर हुआ तो क्या होगा, वहां पे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ी नहीं मिली तो क्या हो, सब लकड़ी लकड़ी गीली है। नॉलेज होना चाहिए कि जंगल में आग कैसे जलाई जाती है, कौन कौन सी चीज का उपयोग कर सकते हैं, है ना? वहां पे जो फल है वो खाने लायक है कि नहीं है, वो पता लगाने के लिए ज्ञान जानकारी होनी चाहिए। दवाइयां बेसिक चाहिए, कुछ लग गया, कुछ हो गया तो सेप्टिक ना हो, उसके लिए एंटीसेप्टिक चाहिएगा। बहुत सारा कुछ है सोचने के लिए। एक क्वेश्चन पूछिए, बच्चे के दिमाग में सारा उथल पुथल मच जाएगा। तो ये होती है आलोचनात्मक सोच। इसके बाद जब वो लिस्ट बनाए, 15-20 चीज, जैसे हमने अभी 10-12 चीजें डिस्कस कर ली, उनको लिस्ट किया जाए, फिर उसमें से बेसिक जरूरत कौन सी है, किसके बिना चलेगा नहीं, तो ये होता है निर्णय लेना। ये है समस्या का समाधान निकालना, और फिर हम किसी एक उस पे आ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीजें दे के आप बच्चों को सिखा सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। कंसेप्ट क्लियर है? जी यस और नो? मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, नीरज जी जी नेक्स्ट पे मैम। चलिए।
नेक्स्ट है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक व्यक्ति जो सोचता है, जो समझता है, वो दूसरे व्यक्ति तक उसी रूप में पहुंचाना। मैं कुछ सोचूं और बोलूं कुछ और आप समझे कुछ और, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव कब होता है? जो सोचा है वही बोला और वही सामने वाले ने समझा, तो कम्युनिकेशन पूरा हुआ। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों को हमको सिखाना है कि आप किससे, उद्देश्य क्या है, क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सी आपकी बात है जो सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन में सबसे मतलब ज्यादा जरूरी चीज है कि अच्छा सुनना। जो सुनने वाला है वो अच्छा होना चाहिए, सामने की वाले की बात ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कोई इंसान जब बोल रहा है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे। हर एक, आज का एक किस्सा बताती हूँ। एक दूसरे प्रिंसिपल के साथ मैं कहीं जा रही थी, तो रास्ते में बात निकली, तो कोई एक पेरेंट आए होंगे, तो वो प्रिंसिपल बोलती, वो कल पेरेंट आए, मेरे टेबल पे से चेक बुक फेंक के बोलते हैं, मुझे चेक लिखना नहीं आता है, आप चेक लिख दो। तो प्रिंसिपल बोलती, मैंने उनको बोला सबसे पहले तो अपनी चेक बुक उठाओ और अच्छे तरीके से मुझे बोलो कि मैडम मुझे चेक लिखना नहीं आता है, मुझे सिखाइए, मैं आपको एक चेक लिख कर दूंगी, बाकी के चेक आप लिखिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज, तरीका, आप किस तरीके से किसी से पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, है ना? तो जब भी बच्चा बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, सामने कौन व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है तो उसको आदर से झुक के शांति से बात करनी चाहिए, है ना? छोटा भी है तो भी मतलब उसको अपमान ना करके छोटे को भी वैसे ही सम्मान से बात करनी चाहिए। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वो कब कैसे बोल रहा है वो ध्यान देना चाहिए। आवाज का टोन कैसा है, कितने ऊंचे आवाज में बात कर रहा है, कितनी स्पीड में बात कर रहा है ना? अपने श्रोताओं को जाने, जो सुन रहा है वो कौन है, उससे कैसे बात करना है, उससे क्या बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा। अपनी गति नियंत्रित रखे। बच्चे होते हैं वो एकदम स्पीड में, कुछ को आदत है पूरा बोल गए, जिनको समझ में आता है समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चला गया। तो बच्चे को समझाना है कि आपकी बात, आपकी बोलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले तक पूरी बात पहुंचे। सही समय चुने, किसको कब बोलना है। हम बड़े होते हैं, हमको पता होता है। बच्चे होते हैं जो मन में आया कभी भी बोल देते हैं, है ना? हम किसी और से बात कर रहे हैं, वो हाथ खींच खींच के बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लो, बात करने दो। ये चीज बच्चों को हम स्कूल में सिखा सकते हैं कि सही समय चुनो, किससे कब बात करनी, कौन कब सुनेगा। एक बार में आपकी बात उस तक पहुंच जाएगी, 10 बार बोलने से वो बात बेकार हो जाती है। एक बार यदि सही समय पे बोली गई बात तो उसका सही असर होता है ना? ये कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। और स्पष्ट रहे, अपनी बात एक बार बोल दी, अपनी बात से पलटना नहीं, बदलना नहीं है। जो आपकी बात है, जो एक बार समझ में आया, कोई और क्या सोचेगा तो हम अपनी बात बदल दें, नहीं। स्पष्ट हो जाओ, मुझे यही बोलना है, यही करना है। तो कैसे अपनी बात क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाना, है ना? प्रभावी संचार में हमको ये चीजें बच्चों को सिखानी है। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नहीं मैम। सबको क्लियर है? जी अभी मैम। इसको कैसे करेंगे, तो मैं एक दो एक्टिविटी बताती हूँ। एक आप लोगों ने भी गेम शायद आपने बचपन में खेला होगा, है ना? हम एक बड़े से गोल घेरे में बैठ जाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में धीरे से एक सेंटेंस बोलता है, टीचर एक सेंटेंस उसको दे दे, वो बच्चा उसको धीरे से कान में बोलेगा, फिर वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, गोल गोल घूम के बाद जब आखिरी वाले पे आएगी तब आखिरी वाला जोर से उस वाक्य को बोलेगा। अब वो वाक्य है ना कुछ ऐसा फनी, कुछ अजीब सा, कि जिसमें इंटरप्रिटेशन बच्चे अपने हिसाब से उसको समझ सके, बदल ले। कई बार ऐसा होता है, कभी खेला है आपने ये खेल? जी मैम, जैसे इसको बोलते हैं बात को बतंगड़ बनाना। जी। बात को बतंगड़ बनाना चाहिए। हाँ। अभी यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार खेलेंगे, आप छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे तो बिगड़ेगा सेंटेंस, लेकिन कंटिन्यूशन में ये खेलने से बच्चे सीख जाते हैं कि कैसे सही बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना। ये खेल बहुत उपयोगी है। हम लोग क्या करते हैं, मजे के लिए एक बार खेल के छोड़ देते हैं, है ना? किसी दिन खेल लिया, छोड़ दिया, कभी खेला एक आध बार बच्चे ने, उसके बाद उसका यूज नहीं हुआ। लेकिन जब ये कंटिन्यूशन में आता है तब बहुत सारी चीजें, जो जो गलतियां होती है, उस गलतियों पे हर कोई, सुनने में गलती हुई तो सीखेगा, बोलने में गलती हुई तो सीखेगा। हर बच्चा हर बार कुछ सीखता है। किसी
हर एक इंसान जो आखिरी वाला जब जोर से बोलता है ना, तब वो पहले वाले से पूछा जाता है तुमने क्या सुना था, तुमने क्या सुना था, तो वो उल्टे 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 वापस वो पूरा सेंटेंस आता है कि जिसने बोला था क्या बोला था। तो उसके बाजू में जो सुनने वाला होता है उसको वो दिमाग सिर पकड़ता है, अरे ये था और मैंने ये समझा, वो समझ के उसने जो वाक्य बदला, जो शब्द बदला, तो उसको समझ आता है। ठीक है। तो यहाँ कम्युनिकेशन बच्चों का क्लियर होता है, कैसे अपनी बात दूसरों को पहुंचाना। इसके लिए मजेदार गेम तो है ही, उसके साथ में ये बहुत कुछ सिखाता है। इसको यदि कंटिन्यूशन में रखे तो बहुत कुछ सिखाएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है चित्र बोलता है। पहला वाला चित्र जो आपको ऊपर दिख रहा है, मुझे 2 या 3 सेंटेंस में कोई बताएगा? सामान लेने के लिए जिद भी कर रहा है मैम, और रो भी रहा है। जी, अभी ऐसा चित्र आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप उनसे पूछिए कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। जैसे आपने क्या बताया, दिख वो रहा बताएंगे कि है? किसी बड़ी सी दुकान में है वो लोग, बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज को लेने के लिए और माँ मना कर रही है। ठीक है, हमको ये देखकर समझ में आ रहा है। कौन क्या कर रहा है, तो बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, ये बच्चा देख के समझता है। कम्युनिकेट सिर्फ एक पिक्चर है, वो कितनी सारी बात बता दे रहा है हमको, बहुत कुछ इस पिक्चर से बहुत सी सारी चीजें पता चल गई। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछिए कि यदि इस चित्र में अगर आप होते तो आप कहाँ होते और क्या करते। आप वो बच्चे होते, या आप उस पेरेंट की जगह पे जहां मदर है आप उस जगह होते, या पीछे जो लोग खड़े हैं उधर होते, या एक अलग आप अपने आप को देख रहे हैं, और आप क्या करते इस परिस्थिति में। यहाँ बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग तो करता है, उसके साथ में अपनी बात, उसकी अपनी सोच को कैसे आपके सामने रखना, सबके सामने, वो भी सीखता है। आप खुद सोच के देखिए, आप यदि इसमें होते तो आप कहाँ होते, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? प्लीज बोलिए। क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं आप सब? मैम हम तो पेरेंट्स के पास होते हैं, जो जिसका बच्चा जिद कर रहा है। मेरा बच्चा बहुत जिद करता है सामान लेने। तो आप क्या करती इस कंडीशन में, वो जिद करता है तब आप क्या करती हैं? लाते हैं, हाँ। समझा बुझा कर मनाते हैं, नहीं मानता है तो दिला देते हैं। और उसको ले ही नहीं जाते कहीं इसके कारण। ये भी गलत है। वो बच्चा सीखेगा ही नहीं जिंदगी भर बाहर जाना, वो चीज हमेशा एक कि बाहर जाना, जिद करना, नहीं किया तो घर बैठ जाना, ये गलत है। बहुत छोटा है तो थोड़ी ना समझेगा। उसको ये समझाना समझ में पड़ेगा। आता है कि मुझे जो चीज चाहिए मैं रोऊंगा तो मिल जाएगी, इतनी समझ उसको है। इतनी समझ तो है, मतलब समझदार है बच्चा। समझाने पर भी समझ रहा है। बताइए और कोई, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इसमें? मेरा मेरा छोटी बेटी इसी तरह जिद करती है। ओके। पैसा के लिए, पैसा के लिए। ओके। आप सब लोग अपने पैसा आप को पेरेंट्स की जगह देख रहे हैं, होता है क्योंकि आप सबके बच्चे हैं। आप बच्चों से पूछेंगे तो जी, बच्चे कहाँ होंगे? बच्चे के पास। बच्चे बच्चे तो अपनी जगह ज्यादा पे ऑब्वियसली। होंगे। बच्चे के पास बोलोगे। अब यहाँ वो क्या सोचेंगे? अब बच्चा आप बच्चे बोलेंगे बन के बच्चे के सोचिए। पास। सामान खरीदने बोलेंगे मैम। जिद कि कर वो घर में जिसकी चलती है, मैं तो दादा को, मैं पापा को बता दूंगा आपने चाहिए, नहीं दिलवाया, जिद में अड़ जाएंगे, है ना। नानी को अभी बता देंगे। आप स्कूल में बच्चों को पूछिए, वो अपने आप को इस जगह पे करेंगे, फिर वो क्या सोचेंगे, क्या जवाब देंगे। तो यहाँ बच्चा कम्युनिकेट करता है अपनी फीलिंग्स। बच्चा गया अपनी मम्मी के साथ, उसको कुछ चाहिए था, मम्मी ने नहीं दिखा, तो उसको क्या महसूस हुआ वो बच्चा आपको बताएगा। समझ रहे हैं आप? जी मैम, बोल देंगे कि आप नहीं सुनेंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे। इस तरह बोलते हैं। बच्चा अपनी बात आपके सामने रखेगा, उसको जो फील हो रहा है वो आपको बताएगा कि मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे क्यों चाहिए थी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था,
बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, मैंने उसके पास देखी थी, इसके पास देखी थी, बहुत सारी बातें बताए। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भावनाएं है उसको शब्दों में व्यक्त करेगा। तो यहाँ हम उसको इफेक्टिव संचार, उसकी बातें, बच्चों की बातें निकालना है यदि आपको, तो आप ये कर सकते हैं। एक और चित्र है, दूसरा चित्र, कोई फटाफट इसको डिस्क्राइब करेगा, क्या है ये? एक व्यक्ति है, आम ऊपर में पका देखा। हुआ आम है। गुब्बारा मैम। हाँ, एक मेरे पेड़ बुखार आ पे गया। बलून है, गुब्बारा गुब्बारा लटका है मैम पेड़ पास, तो ही सोच रहा है सर उतारने के लिए, कैसे उतारेगा। पीछे भी और कुछ है, बैकग्राउंड देख के कुछ समझिए कि क्या हो रहा है। आप पीछे में बोल रहे हैं मैम कि बच्चा बहुत जिद कर रहा है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। कुत्ता दूसरे पीछे चित्र में बच्चे के पीछे कुछ है, कुत्ता। हाँ है, और शायद उसमें झूला में कुछ क्या है स्थिति शायद। कुछ समझ आ रही है? उसमें कुत्ता कुछ है। थैले में सब्जी कुछ वगैरह है, जो हाँ, ये कुत्ता या लोमड़ी जो खाने के लिए भी सोच रहा है। बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें है ना। बच्चा, हो सकता है मम्मी ने सामान लेने भेजा था, घर आ रहा है, बलून है। रास्ते में बलून दिख गया, सामान छोड़ दिया और वो बलून के पीछे है। अभी क्या होगा, आप बच्चों से पूछिए तो उसकी मम्मी क्या व्यवहार करती है, आपको वो बच्चा बताएगा, है ना। बच्चा कुछ सामान लेने निकला था, वापस आ रहा था, रास्ते में बलून दिख गया, सामान रास्ते में छोड़ दिया उसने। कुत्ता सामान देख के खुश है, बच्चा बलून देख के कैसे इसको पकड़ूं, कैसे ले लूं, है ना। अब जब आप बच्चे के सामने ये चित्र रखिए, बच्चा, उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, अभी आप एज अ पेरेंट सोच रहे होंगे, बिल्कुल उतारने के उपाय सोच रहा है कि कैसे उतारूं उसको, लेकिन यदि वो उतारने गया तो पीछे नुकसान क्या होगा वो नहीं सोच रहा है। हम बच्चों को यहाँ पे, संभालने की। बच्चों के सामने ये रखिए और फिर देखिए कि वो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उनकी सोच का तरीका क्या है, आपको पता चलेगा। बड़े बच्चे से बोलिए, छोटा बच्चा है या पहली दूसरी के, तो क्या सोच रहा है आपसे ओरली पूछ सकते हैं। यदि बड़ा बच्चा है जो लिख सकता है, पूरी स्टोरी आपको बता सकता है, तो उसको बोलिए कि इसकी पूरी कहानी बताइए, कि ये लड़का, इसका नाम ये था, घर पे आया, मम्मी ने उसको काम दिया, वो गया, अब ये कुत्ता उसका है या बाहर का कोई है। वो बच्चा अपने हिसाब से वो सारी कहानी जोड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो कम्युनिकेशन बच्चा कैसे सीखेगा, ऐसी कोई आप चीज देते हैं सामने कि बच्चा दिमाग से सोचना शुरू करता है, फिर उसको करेगा। ठीक है, क्लियर? कैसे सिखाएंगे बच्चे को कम्युनिकेशन, कैसे उसकी मन की बात बाहर निकालना, क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है सहयोग और टीम वर्क। कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके काम करना सीखेंगे। बच्चे क्या सीखेंगे, एक दूसरे को समझना और स्वीकार करना, जो जैसा भी है, आपका दोस्त है, उसके साथ काम कर रहे हो, वो जैसा भी है तो उसको समझना कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे कर रहा है ना। और स्वीकार करना, ये ऐसा है तो है क्योंकि मुझे इसके साथ काम करना है। हम जिंदगी में बच्चों को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। आप जहाँ काम करते हैं, जैसे लोग मिले उनके साथ करते हैं, वो बचपन से ये चीज सिखाना। साफ और खुला संवाद, बच्चों को बताना है आप टीम में जब काम कर रहे हैं तो अपनी बात उनको बताइए, उनकी बात सुनिए और क्लियर रहिए। साफ खुला संवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं, मन में सोचना नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा तो वो पता नहीं क्या बोलेगा, सोच के मन में रहना नहीं। ठीक है। देन साझा लक्ष्य, मतलब उन सबको एक ही काम दिया है, टारगेट एक ही है सबका, एक ही जगह जाने वाले लोग एक ही रास्ते से जाते हैं, तो एक ही काम करना है उनको सबको, तो उनका लक्ष्य एक है। जिम्मेदारियां बांटना सीखते, जब उनको कोई एक साथ में काम दिया जाता है तो कौन क्या करेगा, काम एक है, बहुत सारे पहलू होते हैं, एक व्यक्ति एक काम कर सकता है, दूसरा दूसरा कर सकता है। ठीक है। समय का सही उपयोग करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ टारगेट दिया जाता है इतने टाइम में करना है, तो कैसे सबके साथ मिलके लिमिटेड टाइम में काम खत्म करना। समस्या का मिलके हल निकालना, अभी ये करना है तो कैसे करना है, तो वो सारी चीजें डिस्कशन आपस में होता है। और हर प्रॉब्लम, हर एक के पास दिमाग होता है, अपना अपना लगाएगा, जो सही आइडिया लगेगा उसके ऊपर काम करेंगे मिलके। प्रोत्साहन और सहारा देना, चार लोग हैं, चार लोगों ने चार चीज सोची, लेकिन एक की बात सही है तो सब लोग उसके साथ मिलके उसको चलो हाँ ठीक है आप ये करो, हम ये करते हैं। ठीक है। और समीक्षा और सुधार, कर लिया फिर गड़बड़ हुआ, नहीं यार इससे तो वो किया होता तो अच्छा था,
फिर उसके ऊपर वापस आएंगे। तो ये चीजें, ये गुण है बेसिकली सहयोग और टीम वर्क में जो बच्चा सीखता है। ठीक है, अभी इसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं क्लास में, हमारे स्कूल में कोई ना कोई मतलब फेस्टिवल आता है, कोई ना कोई हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। कोई एक एक्टिविटी आगे ले लीजिए और उसको बच्चों के ग्रुप बना दीजिए, है ना, 5-5 लोगों के ग्रुप बना दीजिए। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी आने वाली, सपोज दिवाली आ रही है, हम रंगोली मेकिंग कंपटीशन करना है, सब रंगोली बनाना है। तो किस तरीके से की जाएगी, कौन इसकी सबसे बढ़िया प्लानिंग कर सकता है। हम रंगोली भी बनाएंगे, हम पटाखे भी जलाएंगे, हम क्लास सजाएंगे, बहुत सारा काम करना है। हमको क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी प्लानिंग, हम वो पूरा दिन कैसे निकालेंगे उसकी पूरी प्लानिंग करना है। ठीक है, तो अभी 5-5 के ग्रुप बना दिए। अभी आप लोग मिलके पूरा प्रोग्राम डिसाइड करो कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, हम कैसे करेंगे, किस टाइम पे कौन लोग क्या कर, तो जिसका भी मतलब प्लानिंग है वो सबसे बढ़िया है। हम उसी प्लानिंग को फॉलो करेंगे और उस ग्रुप को लीडर बनाएंगे कि सब काम वही देखेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे किसी भी चीज के लिए आप बच्चों से प्लानिंग करवा सकते हैं। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, यस और नो। यस अभी इसमें बच्चे ग्रुप हाँ के अंदर साथ मिलके उनको एक दे दिया है कि ये करना है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखी कि आपको पोस्टर बनाना है ना, 5, 6, 7 के बच्चे हैं सपोज, उनको पोस्टर मेकिंग करना है। ग्रुप बना दिया हमने, अभी उनको हमने टॉपिक दे दिए कि आपको 2-3 टॉपिक दिए, हमारा स्कूल या हमारा झारखंड, है ना, या विज्ञान, कोई भी टॉपिक, हमारा मेरा बगीचा, कोई भी एक टॉपिक दे दिया कि आपको इसके ऊपर पोस्टर मेकिंग करना है। अभी उनको मिलके सोचना है कि इस एक पोस्टर में हम क्या बनाएंगे, ड्राइंग किसकी अच्छी है, कौन ड्राइंग करेगा, कलर कौन लाएगा, किसको कौन सा कलर करना अच्छा आता है, हम इसमें और क्या चीजें नया कर सकते हैं। तो वो आपस में जब ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे और फिर एक चीज बनाएंगे, हम उनको टाइम देंगे कि आपको 1 घंटा दिया, 1 घंटे में आपको डिस्कस करना है, शीट लेना है, पोस्टर तैयार करना है, कंप्लीट करना है, कलर करना है, पीछे नाम लिखना है, क्लास लिखना है और सबमिट करना है। इतनी एक चीज के लिए वो बच्चे आपस में मिलके सारी चीजों के डिसीजन लेंगे। ये अच्छा ड्राइंग करता है, वो कलर अच्छा करता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और फिर वो करते हैं फाइनली उस एक टारगेट को पूरा करने के लिए। एक लक्ष्य उनको मिल जाता है, जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा काम करके वो कंप्लीट करके लाते हैं। किसी एक ने किया, कुछ गलती हो गई, दूसरा बोलेगा चल चल मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे सुधार सकते हैं, है ना, तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते, सहारा देते हैं। तो एक एक्टिविटी उनके अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियों को बाहर निकाल के लाती है। हो सकता है उसमें आपस में झगड़ा भी होगा, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा, तो वो 2 लोग झगड़ेंगे, तीसरा बोलेगा अरे आपके झगड़े में टाइम बिगड़ जाएगा, उन लोगों का खत्म हो गया, हम रह गए। तो वहां पे बच्चे सारी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो सारा सीखते हैं कि जब साथ में हो काम कैसे करना है, गलतियों को कैसे नजरअंदाज करना है, लक्ष्य पे कैसे ध्यान देना है, कैसे सुधारना है, ये सारी चीजें जब वो एक साथ काम करते हैं तब सीखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, आप जो उनकी ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं। आपने उनको न्यूज़पेपर दे दिए, अखबार की पेज दे दिए या शीट दे दी, उसके बाद आप सबको टावर बनाना है, ऊंचा टावर। अभी उस कागज को आप क्या करेंगे कि आप उसको ऐसे कुछ बनाए कि जो लंबा खड़ा हो सके, जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा वो जीता। 5 ग्रुप बना दिए। अब उनको दिमाग लगाने दो, उनको साइंस का कितना नॉलेज है, क्राफ्ट का कितना नॉलेज है, वो क्या चीज करेंगे कि वो पेपर लंबा भी रहे और स्टेडी भी रहे, वो टिका रहे, ऐसा कुछ बने। कोई भी शेप बना सकते हैं, पर टावर बस वो उसको आप उसको रखे और वो खड़ा ऊंचा रहना चाहिए, ऐसे बनाना है। फिर वहां पे उनके दिमाग काम लगेंगे, कौन कितना जानता है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, सब काम आएगा। अब इस तरह की कुछ कॉम्पिटिशन, इस तरह की कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि सहयोग और टीम वर्क क्या होता है और कैसे काम किया जाता है। आपके पास कोई और तरीका कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई और कुछ थोड़ा चेंज करके? मैम खेल में भी हो सकता है मैम। जैसे बिल्कुल 11 खिलाड़ी रहता है एक टीम का, क्रिकेट में या फुटबॉल में, तो उसमें भी सहयोगी और टीम वर्क बिल्कुल उसमें है मैम। जी, बिल्कुल बिल्कुल, खेल तो ये सारी चीज सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। और कोई?
आपके यहाँ तो बहुत सारी गुंजाइश है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपसे चाहती हूँ। जैसे मैम पेड़ बनाएगा, जैसे कैसे? पेड़ का चित्र है, जैसे कि बच्चों सबको बोलना है कि पेड़ का चित्र बनाओ, जैसे कौन सा विशाल पेड़ है, उस जो विशाल पेड़ बनाएगा उसके लिए सही है, हो सकता है, बिल्कुल। जैसे आम का है, बरगद का है, खजूर का है, ये सब बनाएगा ना बच्चा तो। सही है। और कोई? और आप ऐसी क्या चीजें करवा सकते हैं जिससे बच्चे टीम में काम करना सीखे? आपके पास बहुत सारी गुंजाइश है। मैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, जैसे कि दिया बनाने के लिए दो ठीक है, टीम बांट देंगे। बढ़िया। और दोनों टीम को बांट के, मतलब दोनों को बनाने बोलेंगे कि कौन कितना टीम बनाएगा इतना मिनट में। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। धनंजय जी, कैसा प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे? मैम कोई मॉडल जैसे कुछ भी बनाने के लिए बोलेंगे तो उसमें जैसे टीम की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। या तो फिर अपना क्लास में जैसे सौर मंडल है तो उसमें सौर मंडल का अगर बिल्कुल पूरा बिल्कुल सही मॉडल बात है। बनाना है तो सारे सामान का जरूरत पड़ेगा, तो जी जी जी, उसमें बिल्कुल सारे बढ़िया, लोग बहुत बढ़िया। बनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही तरीका है ये। पशु पक्षियों का भी हो सकता है मैम, जैसे कि कौन सा जानवर का कान बाहर रहता है, कौन सा जानवर का कान भीतर रहता है, अ, वैसा भी हो सकता है। और कौन से जैसे जंगली जानवर हो गया, पालतू जानवर हो गया, वैसा भी हम हाँ लोग ग्रुप हाँ, इनकी करके। जानकारी इकट्ठा करना, कौन सबसे ज्यादा जानकारी लेके आ सकता है। जी बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। जी मैम। पौधे लगाना, हाँ ये भी हो सकता है, आपके यहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश है। बढ़िया बगीचा तैयार करवा सकते हैं बच्चों से कंपटीशन करवा के। आपके यहाँ मिड डे मील होता है ना? सब बच्चे प्रॉपरली खाना खाए, लाइन में बैठे, सफाई रहे, इसके लिए भी आप टीम बना सकते हैं, एक एक टीम को काम दे सकते हैं, जी है ना? मैम। पिरसना खाना साफ सबको। साफ जी सफाई का भी हो जाएगा, जी, एक दिन बॉय करेगा, एक दिन गर्ल करेगा। हाँ फिर बिल्कुल। अंतराक्षरी का भी खेल हो जाएगा। जी, साफ सफाई की आपके यहाँ सच में बहुत जरूरत है, यदि ये कंपटीशन हो जाए तो हमेशा साफ रखने लगेंगे। बहुत बढ़िया। जी मैम। जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली अपने स्कूल में कर सकते हैं, और बच्चों में ये बेसिक गुण है जो उसका विकास करवा सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अब है रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ अलग हटके सोचना, कुछ नया सोचना, है ना? बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना है, कुछ चीजें, ऐसी कुछ बातें सिखाना है कि बच्चा और उसके ऊपर सोचना शुरू करे। खुले दिमाग से सोचने की आदत डालना, हर चीज के लिए कुछ नया सोचना, मतलब हमेशा ऐसा होता है, उस लिमिट से बाहर बच्चों को लाना है, तो क्या हम करेंगे? कल्पना शक्ति को सक्रिय करना, सोचे कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, कोई एक चीज के नॉलेज को बच्चा दूसरी जगह उपयोग में ले। विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचना, कोई एक चीज ऐसे हो सकती है, इसके और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, और क्या नया तरीका हो सकता है ना? किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बच्चा उस पर ध्यान दे के कुछ चीजें सोचे। अपने जो विचार आए उसको व्यक्त करना सीखेगा बच्चा। ट्रायल एंड एरर, प्रयोग और त्रुटि, कोशिश की, गलत हुआ, फिर कोशिश की, नया तरीका सोचा, ये चीज बच्चा सीखेगा। और प्रेरणादायक माहौल बनाना है हमको, बच्चों को गलत भी करते हैं, बुरा भी होता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, हमको उनको मतलब और उत्साहवर्धन करना है, ताकि वो क्रिएटिव थिंकिंग करे, क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक कहानी हम शुरू करें, जैसे बच्चों को बताते हैं। ठीक है, कहानी शुरू की कि बहुत दूर एक गांव में बच्चों को एक खास काम सौंपा गया। ठीक है, बच्चों के बारे में सोचना है। वहां एक जादुई पेड़ था जो साल में सिर्फ एक दिन दिखता था, और ये पेड़ बच्चों की
एक एक इच्छा पूरी करता था। एक बच्चा गया, उससे एक इच्छा पूछी, वो इच्छा पूरी कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ है? वहां तक पहुंचने के लिए उनको 3 चुनौतियां पार करनी है। एक तो भूल भुलैया वाला जंगल है, दूसरा एक बातूनी तोता मिलेगा, और तीसरा एक गाना बजाने वाला पत्थर मिलेगा। अभी आपको बच्चों को बोलना है, इसके आगे आपको इस कहानी को पूरा करना है। इन तीनों चीजों से निकल के बच्चे उस पेड़ तक कैसे पहुंचेंगे, बच्चे क्या इच्छा करेंगे। अभी ये जो 3 कंडीशन दी है, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी निकल के आ सकती है बच्चों की। मुझे आप बताइए, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है इन तीनों में से किसी एक के लिए? क्या हो सकता है, क्या होगा? आपको कहानी आगे बढ़ानी है, आप कैसे बढ़ाएंगे? बोलिए। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी तो बच्चों की आएगी। चलिए बोलिए, कोई तो बोलिए। कोई ऐसा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं रखा मैंने। जी मैम। इंटरेस्टिंग तो है ना? हम कुछ जी भी मैम। सोच सकते ये हैं। है। भूल भुलैया वाला जंगल है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। उस जंगल में कुछ भी हो सकता है। कहीं से निकलेंगे, कहीं पहुंचेंगे। आप सोचिए तो, क्रिएटिव बनिए। जंगल वाले लोग जंगल के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। मैं तो बहुत दूर हूँ जंगलों से, फिर भी मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया। कुछ तो बताइए आप लोग। विनय जी, क्या किया जाए अब इनके साथ? तो ये तो बहुत स्थिति दयनीय वाला स्थिति है। मतलब घर वही के मतलब दिया दिया तले अंधेरा वाला बात हो गया मैडम। जी। आप नहीं सोच सकते, आप बच्चों से क्या करवाएंगे मुझे बताइए। कोई और क्या सोचेगा? मत सोचिए। नहीं, अभी तो ये मुझे आपको होमवर्क देना पड़ेगा। आप सबको इस कहानी को पूरा करना है। विनय जी, आप सबकी कहानी कलेक्ट करेंगे। इस कहानी को सबको पूरा करना है, कम से कम 150 शब्दों में। जंगल में क्या हुआ, जंगल से बच्चे कैसे आगे बढ़े, बातूनी तोता कहाँ मिला, क्या बातें की उसने, बच्चों ने कैसे उसको हैंडल किया, उसकी बातों से बच के बच्चे कैसे आगे गए। उसके बाद गाना बजाने वाला पत्थर मिला, उसने कौन से गाने बजाए, बच्चों को क्या हुआ उससे, और उस पत्थर से बच के बच्चे कैसे उस पेड़ तक पहुंचे। कम से कम 150 से 200 शब्दों में मुझे आप सबकी ये कहानी पूरी चाहिए। ये आपका नियत कार्य है, ठीक है? जी मैम। करना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं करेंगे तो बच्चों से कैसे करवाएंगे, बताइए मुझे। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलिए। अभी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कहानी से था, अभी थोड़ा ड्राइंग से हम बढ़ा सकते हैं। आ, मेरा पीडीएफ है थोड़ा, इसमें सर्कल बने हुए कुछ 12 सर्कल बने हुए, 4 4 सर्कल एक के नीचे एक है। एक सर्कल के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स, अलग अलग चित्र उसमें बनाना है। एक सर्कल दिया है, उस सर्कल से क्या क्या बन सकता है। अभी आप राइट वाले को देखिए। हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल से क्या बनेगा? तो एक ने कछुआ बनाया, ठीक है, एक ने मछली बनाई, एक ने हाथी बनाया, एक ने छतरी बनाई, है ना? ये रचनात्मकता है। शेप वही है, हाफ सर्कल, आधा गोल, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें बनी। ठीक है, जी वैसे ही मैम। गोला है, गोले के अंदर एक में चेहरा बना हुआ था,
एक में घड़ी बनी है ना, ऐसे अलग अलग चीजें बनी है। तो ये होती है क्रिएटिविटी। आप बच्चे को कोई एक आकार दे दीजिए, उसको बोलिए अब इस आकार को आगे बढ़ा के एक चित्र बनाइए। हर बच्चा अपने हिसाब से कुछ अलग सोचेगा। क्लियर है कंसेप्ट? जी आप ये बाकी के जो इधर आपको साइड में, राइट साइड में आधे गोले दिख रहे हैं, आपको इसमें क्या सोचाती, क्या बना सकते हैं आप? चंद्रमा बना सकते हैं। हमने इधर कछुआ देख लिया। हाँ जी, फिर से बोलिए। चंद्रमा, चंद्रमा, चांद में। चंद्रमा, चांद। ठीक है। डिजाइन वाला हाँ टोपी जी, हाँ बना जी, सकते चांद हैं। चंद्रमा। और वेरी गुड, टोपी बना सकते टोपी हैं। भी भी कर सकते हैं मैम। यस। इसमें बाल्टी भी बना सकते हैं, बाल्टी। और कटोरी भी मंदिर भी बन बना सकती सकते हैं। जी, बना सकते हैं। कटोरी। और क्या बोले मुकेश जी? सूरज, सूरज। मंदिर मैम, मंदिर या घर। हाँ, हो सकता है। तंबू पर भी। वाला घर बना सकते हैं। मंदिर आधा गोल नहीं, गोलाई में मस्जिद होती है, मंदिर नहीं होता है। हमको बता देंगे, फिर नहीं डराएंगे। ठीक है? मंदिर का कहाँ शिखर बताएंगे? ऊंचा होता है। इसमें आइसक्रीम भी घर झोपड़ी वाला घर झोपड़ी वाला घर बन सकता है। मैम इग्लू का आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम बन भी बन जाएगा। आधी गोल आइसक्रीम कौन सी होती है? हाँ, उसको नीचे बढ़ा के आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऊपर से ये होगी, नीचे और लंबी बना के बना सकते हैं आप उसको। कैंडी, आइस कैंडी बन सकती है। समझ आया अभी क्रिएटिविटी कैसे बाहर निकल के आती है? नीचे बढ़ा के गमला। इसमें समझ गए मैम, लेकिन कहानी में बहुत ज्यादा टोकरी भी बन सकता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों ने ना पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, इसलिए आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद कुछ नहीं पढ़ते हैं। यदि आपके अंदर का बच्चा यदि जाग जाएगा ना, तो अपने आप कहानी पूरी हो जाएगी। डोंट वरी, ठीक है। चलिए नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट ऐसा पे बता चलिए। दीजिए। कहानी मैम तो आपको आपकी सुनूंगी, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी। ये ना मैम, एक बार तो बता देते, एक कहानी, दूसरा नेक्स्ट बार वाला में हम लोग से पूछते हैं। सोचिए सोचिए। अच्छा, एक काम करना, आप बच्चों से पूछना, बच्चे आपको क्या क्या क्लू देते हैं, देखिए आप बच्चे कैसी कहानी बनाते हैं, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इंसानों के लिए। ठीक है, बच्चे को पैसे के बारे में मूल बातें समझाना, पैसा क्या होता है, कैसे बढ़ता है पैसा, कैसे उसको संभालना। एक कंसेप्ट जो हम सब के दिमाग में बचपन से डाली गई है, जो कि गलत है, कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा हो वही सुखी होता है ना। ये जो चीजें, बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में है कि पैसा हो तो ही सब कुछ पॉसिबल है, ये गलत है। इस चीज को हटा दीजिए दिमाग से, बच्चों के दिमाग में भी बिल्कुल मत डालिए। पैसा है, जरूरी है, एक जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, वो खुश है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन पैसा नहीं हो तो तकलीफ होती है, लेकिन पैसा होने से तकलीफें नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिक कंसेप्ट पैसे के बारे में उसको बताएगा। दूसरा, हम लोग कौन सा करेंसी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देशों में कौन सी करेंसी चलती है, जब यदि आप विदेश जाते हैं तो क्या फर्क आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें बेसिक पैसे के बारे में कंसेप्ट बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद जरूरत और इच्छा में फर्क, कौन सी चीज है जो आपके लिए जरूरी है, कौन सी चीजें सिर्फ आपकी इच्छा है, वो आपकी जरूरत नहीं है। वो यदि नहीं भी है तो आपके उसके बिना काम चल सकता है। इन दोनों को बीच में डिसीजन लेना बच्चों को, कि ये मुझे चाहिए और ये इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। इन दोनों में फर्क जानना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को खरीदने से पहले बच्चा यदि एक बार सोच ले
कि यदि ये मेरे पास नहीं है तो क्या होगा, क्या मेरा जीवन चल सकता है, मेरा काम चल सकता है। यदि जवाब हाँ मिलता है तो बच्चों को बोलिए कि आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। समझिए, ये सिर्फ एक लग्जरी है, होने के लिए, ना हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है। ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाना है। क्योंकि किसी और के पास है इसलिए वो चीज मुझे चाहिए, सब लोग खरीदते हैं इसलिए वो मुझे चीज चाहिए, वो कंसेप्ट गलत है। ठीक है, तो जरूरत और इच्छा का फर्क क्या होता है वो बच्चे समझना चाहिए। बचत करना सिखाना, बचत जो है वो दूसरी कमाई है। आप बच्चों को समझाइए कि आज आपके पास किसी ने दिए, आपके पास ये पैसे इकट्ठे हुए, 50 रुपए इकट्ठे हुए, आप गए, आपने उसमें से 25-30 रुपए खर्च कर डाले, कुछ नहीं, 20 रुपया बचाया। लेकिन यदि उस वक्त आपके पास जरूरत कम थी, आप सिर्फ 10 रुपए में काम चला सकते, तो आप 40 रुपए बचा सकते थे। तो वो 40 रुपया आपने कमाया, एक बार 50 कमाया था, दोबारा आपने 40 कमाया, सिर्फ 10 खर्च किया जहां पे 30, 40, 50 खर्च हो सकते थे। तो ये बचत जो है वो दूसरी कमाई होती है ना। ये कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद लक्ष्य बनाना और योजना बनाना। मुझे ये चीज चाहिए, इस चीज की जरूरत है, तो अभी इसको खरीदने के लिए मुझे क्या करना है, बच्चे को बताइए। आपको कोई एक बहुत अच्छी पेन है वो खरीदना है, या आपको एक कंपास बॉक्स जिसकी जरूरत है खरीदना है, तुरंत आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको कभी कोई देता है, किसी मम्मी ने, कोई घर पे आया उसने 2-5 रुपए दिए, कभी कुछ आपके पास पैसे बच गए कहीं से, तो उस पैसे को संभाल के रखिए। आप जहाँ पे आइसक्रीम खाने का मन हुआ, आइसक्रीम मुझे आज नहीं खाना, मुझे वो पैसा बचाना है क्योंकि कंपास खरीदना है। मुझे आज कुरकुरे खाने का मन हुआ, नहीं लिए मैंने, वो 10 रुपए बचाए क्योंकि मुझे कंपास। तो ये बचत करना, योजना बना, लक्ष्य बनाना कि मुझे कंपास खरीदना है, जब तक वो नहीं खरीद लूंगा तब तक मैं पैसे बिना काम के खर्च नहीं करूंगा। यदि एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया और बच्चे ने एक बार अपनी जिंदगी में ये करके वो कंपास खरीद लिया, तो जिंदगी में आगे हमेशा के लिए वो सबक सीखेगा कि मुझे कौन सी चीज जरूरी है, किसके लिए खर्च करना और किसके लिए पैसा बचा के रखना, ताकि वो मैं खरीद सकूं। ठीक है, बुद्धिमानी से खर्च करना यही होता है कि आज ये यदि खर्च किया, खर्च करना कैसे, इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे मेरे एक सर थे, उन्होंने बोला, आप घर में कितनी भी बचत कर लीजिए, आप कहीं बाहर घूमने गए, वहां पर सामने चीजें हैं, वहां वहां पे खुला पानी भी मिल रहा है, वहां पे बोतल का पानी, तो सर बोलते मैं बोतल का पानी लूंगा, खुला पानी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता कि वो खुला पानी वो अच्छा है खराब है, मैं बाहर हूं, हो सकता है मेरा पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो वो 20 रुपए बचाने के चक्कर में मुझे 100 रुपए की दवाई लग जाएगी। वहां पे बुद्धिमानी से खर्च करना कि कहाँ पे खर्च करना सही है, कहाँ पे खर्च करना गलत है, किस चीज के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, कब खर्च करना चाहिए। ठीक है, ये कंपैरिजन बच्चे को सिखाना। यदि ये खर्च किया तो क्या होगा और यदि ये खर्च नहीं किया तो क्या होगा, परिणाम सोच के खर्च करना। ठीक है, देन सादा बजट बनाना सीखना, बच्चे को बजट बनाना सीखना चाहिए। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को बताइए। मेरे पापा ने, हम भाई बहन के साथ ये किया था। हम बहुत कभी जिद करते, बहुत, एक बार हुआ था ऐसा, 9वीं 10वीं में थे, जिद की, गुस्से में एक बार बोल दिया कि आप हमको ये लेके नहीं देते हैं। तो पापा बोलते ठीक है, इस महीने का जितना सैलरी आएगा हम आपके हाथ में देंगे, खर्चे आप जैसे चाहोगे, आप जितना पैसा दोगे हम खर्च करेंगे, महीने के आखिर में बताना कि आपकी ये चीज लेने के लिए पैसे बचते या नहीं। लिटरली उन्होंने किया था, हमने लिया, 15 दिन बाद रोना आ गया, रो के वापस उनके हाथ में सारा पैसा दे के हाथ जोड़ लिए कि ये हम नहीं कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना है, पैसा इनकम घर में इतनी आती है, महीने के इतने खर्च है, राशन पे इतना खर्च होता है, दूध पे इतना खर्च होता है, आने जाने पे, पेट्रोल पे इतना खर्च होता है। ठीक है, ये सारे खर्चे बता दिए। उसके बाद उनको बताइए कि इमरजेंसी फंड जैसी एक चीज होती है, कभी कोई बीमार पड़ गया तो पैसा चाहिए, कभी किसी के यहाँ शादी आ गई तो वहां पे जाना पड़ रहा है तो पैसा चाहिए, कभी किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार है उसको मिलने जाना पड़ा तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी खर्च आते हैं, तो उसके लिए पैसा रखना, इतनी इनकम, इतने खर्चे, इतने इमरजेंसी खर्च। इसके बाद हम बचत कैसे करेंगे, है ना। इसके बाद आपको ये चीज खरीदनी है, इस महीने आपको वो चीज खरीदनी है, दिवाली आ रही, कपड़े खरीदने हैं, शादी में जाना है, ये खरीदना है, गिफ्ट खरीदना है, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो बच्चे को एक सादा बजट बनाने को दीजिए, उनको अपने घर का बजट बनाने को बोलिए। ठीक है, इसके बाद पैसे के साथ ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों आती है। जिसके पास पैसा होता है उसको वो पैसा ईमानदारी से खर्च करना आना चाहिए, जिम्मेदारी से खर्च करना आना चाहिए।
पैसा आपके हाथ में है, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे खर्च करेंगे, क्योंकि उसको खर्च करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे वो आपको भुगतने हैं, और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भुगतने हैं। तो ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इसको सिखाने के लिए आप बच्चे को एक क्वेश्चन दीजिए, आपको 100 रुपए देते हैं, आप कैसे खर्च करेंगे? अभी आप यहाँ पे सोचिए बच्चा क्या जवाब देता है। वो अपने मर्जी की खिलौने खरीदने की बात कर रहा है, कुछ भी बाहर जाके तुरंत खाने की बात कर रहा है, कोई गेम खेलने के लिए कुछ बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, आपको उसकी थिंकिंग पता चलेगी। फिर आप उसको समझाइए, या उसको किताब खरीदना है तो वो प्लानिंग करेगा कि हाँ मुझे वो किताब खरीदनी है, मुझे नोटबुक खरीदना है। किस चीज पे खर्च कर रहा है बच्चा, उसकी थिंकिंग आपको समझ में आएगी। फिर यदि वो सही है तो आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, यदि वो गलत है तो आप उसको सिखाएंगे कि उसको कैसे सोचना चाहिए पैसा खर्च करने के लिए। ठीक है। सेविंग इज अर्निंग, ये कंसेप्ट आपको उनको बताना पड़ेगा। पैसा कैसे बचाया जाता है, और जो बचत है वो कैसे काम आती है भविष्य में, जब मुश्किल होती है तब वो बचत कैसे काम आती है। और यदि आपने पैसा बचा लिया तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। पैसा बचाया तो वो किसी पलंग के नीचे या किसी डब्बे के अंदर डाल के रखने से पैसा नहीं बढ़ेगा। उस पैसे को यदि बैंक में रखा तो वो ब्याज आएगा, है ना। जब बच्चा यहाँ ये सीख जाता है तब वो आगे जाके उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना, सही जगह लगाना, ताकि वो पैसा मुझे बढ़ के मिले। सोना खरीदेगा बड़े होके, ताकि वो उसका भाव बढ़ रहा है, चांदी खरीदेगा तो उसका भाव बढ़ रहा है, किस चीज से उसको फायदा होगा वो आगे सोचना सीखेगा। तो ये चीज है कि कैसे उसको उपयोग करना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी चीज है बच्चों को सिखाने के लिए। आप में से कितने लोग अपने हिसाब किताब मतलब सोच समझ के करते हैं? आप कभी सोचते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं? यस और नो? जी मैम। ओके। यस बनाते मैम। हैं ना। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं? जी मैम। आपको यदि बच्चे को समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी? मैम बच्चों पर तो कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, पर अपने में ही कम्प्रोमाइज करते हैं, उनको बताते हैं ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे है, पर जी उनके बिल्कुल। चीजों पर कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उनके लिए जो मतलब अभी उनको जो जरूरत की चीज है उन पे हम लोग ध्यान देते हैं, मतलब उस पे ज्यादा जो लागत उसके लिए बह जाता है वो करते हैं, और अपने लिए जो नहीं हो पाता है उसको ब्रेक लगा देते हैं, बस ये करते हैं। मैंने जी एक सलाह दूंगी। हम वो जो ब्रेक लगाते हैं ना, हम उसको एक्चुअली यूनिवर्स हम जो भेजते हैं ना वो वापस आता है। तो यूनिवर्स में क्वेश्चन भेजिए कि इसको मैं कैसे ले सकता हूँ। तो अभी मुझे एक साइड हसल चाहिए, एक मतलब एक और इनकम का स्रोत चाहिए कि जहां से ये चीजें मेरी पूरी हो सके। यहाँ बच्चों को हमको ये सिखाना है, हमको ब्रेक लगाते हैं, हमको उनको वो नहीं बताना है। हमको उनको बताना है कि हम इसको अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए अब कैसे काम करेंगे, इसके लिए क्या सोचेंगे। तो अब दूसरी सोच शुरू होती है कि अब और पैसा कैसे कमाया जाए, कि ये जो हमने रोक लगाई उससे कैसे बाहर आए। हम अपनी जो मिडिल क्लास सोच है उससे हम जो अमीरों वाली सोच है उस पे कैसे जाएंगे। तो यहाँ ये तरीका काम करता है। ठीक है, उनको बताइए कि अब सोचिए इसके लिए कि अब सोर्स आप ये तो करते हैं, इतनी इनकम, इस इनकम को कैसे बढ़ाएंगे या कैसे एडजस्ट करेंगे कि कुछ और बन सके, बढ़ सके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा अभी कॉलेज में आया है, उसका एक बैंक अकाउंट मैंने बहुत सालों से खोल रखा है, क्योंकि अब वो 18-19 साल का हो गया, तो अभी ऑनलाइन पेमेंट वो अपने खुद खर्चे कर लेता है। मैं ये करती हूँ, 15 दिन में लेके बैठती हूँ, उसका पूरा फोन खोलती हूँ, कितने कितने खर्चे किए आपने, इतना खर्चा किया, मैं उतना पैसा उसके उसमें डाल देती हूँ। देन उसके बाद ये खर्चा क्यों किया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो डिस्कशन उसमें हो जाता है। ठीक है। अब उसने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, उसका पैसा इनकम, कभी तो छोटा मोटा काम कर लिया तो कुछ इनकम आ गई, तुरंत मैंने उसका दूसरा अकाउंट खुलवाया। मैंने उससे बताया कि आपके खर्चे जो होते हैं वो एक अकाउंट से होने चाहिए, आपकी बचत जो है वो दूसरे अकाउंट में होना चाहिए। आपकी जो इनकम आ रही है वो आपकी है, मुझे आपसे उसका खर्च नहीं करवाना है, और उसका खर्च आपको अभी नहीं करना है, इसलिए उसको आप उस अकाउंट में रखो। उसका दूसरा अकाउंट खुलवा के उसको वहां रखवाया। मैंने उसको सिखाया आपकी जितने पैसे इनकम आती है, यदि कोई आपके, क्योंकि वो अभी वो कॉलेज में, उन लोगों को क्या होता है काम करने मतलब इंटर्नशिप करनी होती है, तो जहां इंटर्नशिप करते हैं पैसे मिलते हैं।
ठीक है, तो उसको बताया वो वहां पे आपका वो पैसा आया है, उसको आप अलग रखो, उसको छूना नहीं है। वो आपकी इनकम, वो आपकी बचत, क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उस पैसे को बचा के आपको जब आगे जरूरत पड़ेगी कोई चीज खरीदना है तब आप उसको यूज करना। आपके जो रेगुलर खर्चे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको मैं पूरा करूंगी। तो ये उनको ये सिखाना, ये दो चीजें बांटना, ये बताना क्या करना है, कौन सा पैसा खर्च करना है। नहीं तो ये इतना पैसा आया वो मेरा है मैं खर्च कर लूं, नहीं। वहां पे उसको समझाना है कि ये पैसा कब खर्च करना है, कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग बनाना है। ये आया इसलिए उड़ाने की चीज नहीं है ना, तो उसकी अहमियत समझाना। वो ये मैंने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया आपको कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। दो मेरे और हैं, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। एक टाइम जो चला गया वो वापस कभी नहीं आता है, इसलिए उसको यदि बर्बाद किया तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। उनका साल होता है, उस साल में यदि पढ़ लिया वो किताब, एग्जाम पास कर लिया ठीक है, यदि फेल हुए तो वो साल दोबारा रिपीट करना उनके लिए बहुत महंगा होगा। इसलिए उनको सिखाइए, उनको अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। सारे दिन के काम, मुझे ये काम इतने घंटे के लिए करना है, ये खेल इतने के लिए, होमवर्क इतने घंटे में हो जाना चाहिए, है ना। उनके अपनी दिनचर्या तय होनी चाहिए, उसमें से उनको अपने शौक के लिए टाइम निकालना सिखाइए। आपको खेलने का शौक है, आपको कुछ ड्राइंग करने का शौक है, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, आपको गाना सुनने का शौक है, जो भी शौक है, तो ये सारा कुछ अरेंज करके कि आपका स्कूल का टाइम हो जाए, आपके अपने काम खत्म हो जाए, आपका होमवर्क हो जाए, आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाए, है ना। उसके बाद इन सब से आपको एक थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है, किस काम को प्राथमिकता देना है उनको सिखाना है। कि होमवर्क कल देना है तो आज होमवर्क पहले करना जरूरी है, खेल हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क यदि खत्म नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तो कौन सी चीज पहले करना है, बीमार है कोई तो पहले हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद होमवर्क, वहां होमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, पहले सेहत आ जाएगी। तो कब किस चीज को प्राथमिकता देना है वो सिखाना है। किसी भी काम को जब बच्चा शुरू करता है तो उसको फिनिश करने की समय सीमा उसको पता होनी चाहिए। आज हमने होमवर्क दिया, हम उसको बोलते हैं कल करके लेके आना, तो उसको कल तक में खत्म करना है। यदि वो समय सीमा में खत्म नहीं किया, डिले किया, तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। परसों उस चीज के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, तब उसके बाद जो नेक्स्ट डे का काम है वो अटक जाएगा। तो कैसे लिमिटेड समय में, सीमा के अंदर काम खत्म करना। ना कहना सीखना, ये एक सबसे बड़ी चीज है जो हम सबको भी सीखने की जरूरत है। बहुत सारा टाइम वेस्ट ऐसी जगह पे होता है जहां पे हमारा कोई काम नहीं है लेकिन किसी और का काम है, हमने उसको ना नहीं बोला, उसका काम करने के लिए हमने अपना समय बर्बाद कर दिया और अपना नुकसान कर लिया, है ना। तो बच्चे को ना कहना सिखाना कि जहां आपको लगता है कि ये चीजें हमारा टाइम बर्बाद करेगी, इससे हमको फायदा नहीं हो रहा है। दोस्त लोग कहीं दोस्त है आया घूमने जा रहा है, चल ना मुझे वो काम है वहां तक जाके आते हैं। बच्चा होमवर्क करने बैठा है तो उसको ना कहना सीखना पड़ेगा। दोस्त है बुरा मानेगा तो भी चलेगा, अभी नहीं आऊंगा, मैं ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद मेरे पास टाइम होगा तब आऊंगा, उसको ये बोलना सीखना पड़ेगा। भले दोस्त गुस्सा होता है, बुरा मानता है, उसको समझाना सीखना पड़ेगा। दो बार गुस्सा करेगा, तीसरी बार नहीं करेगा, वो मन बना लेगा ठीक है ये तो मना कर देता है, नहीं आता है, अपना काम पहले करता है, तो वो तीसरी बार नहीं पूछेगा। लेकिन ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद कार्य सूची बनाना, कौन कौन से काम है उसकी लिस्ट बनाना, ताकि वो कर सके कि मुझे ये काम इतने टाइम में ऐसे खत्म करना है। एक ये हैबिट आप सबको भी होनी चाहिए, आप बच्चों को भी सिखाइए कि रोज रात को सोने से पहले सोचे कि कल मुझे क्या करना है। यदि आप रात को सोने से पहले ये सोचते हैं ना कि कल मुझे क्या करना है, तो दूसरे दिन आप अपने आप उसके लिए तैयार होंगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उन चीजों को याद रखता है और आपको नेक्स्ट डे के लिए अपने आप तैयारी देता है। तो नेक्स्ट डे आपका बहुत सारा टाइम बचता है यदि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि क्या करना है। कई बार ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता हम क्या करना है, जब आया वो देख लिया कर लिया, नहीं। प्लानिंग करके यदि रात को सोने से पहले प्लानिंग किया है तो नेक्स्ट डे आप उसको पूरी तरह, आपका सबकॉन्शियस अपने आप आपको जगा देगा सुबह जल्दी कि ये काम करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है आपको कहीं जल्दी जाना है, आपको रात को पता होता है कि कल ये जल्दी आए, तो अपने आप आँख खुलती है, आप अलार्म ना भी लगाए तो उठ सकते हैं। यस और नो, उठते हैं? जी मैम, होता है, होता जी होता होता है है मैम। ना। जी, बस जी। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो काम करता है। तो हर रोज की आदत बनाइए,
मैं हर रोज रात को सोने से पहले कल क्या है, मैं मेरे बेटे से भी पूछती हूँ कल तेरा प्रोग्राम क्या है, कल तेरी कॉलेज कितने बजे, तेरा कराटे क्लास कितने बजे, तुझे क्या खाना चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे उसके लिए ये बनाना है, मुझे ये टिफिन लेके जाना है, घर खाने वाले हो तो मुझे दिमाग में होता है कि मुझे उसके लिए टिफिन बनाना है तो मुझे ये बनाना है, मुझे घर के लिए खाना बनाना है तो ये बनाना है, मुझे अपना ये करना है। तो मैं हर चीज सबसे पूछ कर रात को सोने से पहले हर रोज मेरा उससे क्वेश्चन होता है कि कल का क्या शेड्यूल है, अपना बताओ तो मैं अपना सेट कर लूं। ठीक है, मुझे मेरा टाइम पता होता है कि कल मुझे इतने बजे स्कूल जाना है, कल मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम काम पूरा कर लेते हैं। तो एक दिमाग में कार्य सूची हर रोज बननी चाहिए, रात को बनी, सुबह रिवाइज होनी चाहिए उठ के कि आज ये काम करना है। यदि आप रात को सोच के सोए हैं तो सुबह उठ के सबसे पहला ख्याल वही आएगा कि आपको ये करना है ना। और इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है वो काम करने के लिए। आप तय कर लीजिए कि मुझे ये चीज इतने टाइम में खत्म करनी है, डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है आराम और खेल का समय का संतुलन। बच्चों को पता होना चाहिए कि मुझे कब खेलना है, कब आराम करना है ना। बॉडी थक भी जाता है तो उसको रेस्ट भी चाहिए, लेकिन रिक्रिएशन, बच्चे को दिमाग खेलने में लगा हुआ है लेकिन बॉडी थका हुआ है तो वो बच्चे को फिर बीमार करेगा। तो उसको इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना आना चाहिए कि ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा खेलने का टाइम है। और रोज समीक्षा करना, हर रोज रात को कि आज दिन भर में ये सोचा था, ये किया, आज मैंने इतना समय बर्बाद किया और आज मैंने इतना समय का सदुपयोग किया। ये बच्चे को रात को सोचना आना चाहिए कि आज मैंने क्या किया और कल क्या करना है। दोनों चीजें रात को सोने से पहले सोचे। यदि वो समीक्षा कर ले कि आज मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया तो दो बार दूसरे दिन वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब वो चीज आएगी तो उसका दिमाग अपने आप उसको टोकेगा कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है। अभी इसको सिखाने के लिए हम बच्चों को क्या करेंगे, सपोज बच्चे की एग्जाम आ रही है, उसको होमवर्क भी करना है, कल टेस्ट है, उसको उसके लिए तैयारी भी करना है ना, और उसको खेलने भी जाना है। तो अब बच्चों को सिखाइए कि आपको पता होता है कि ये टेस्ट हर हफ्ते इस दिन आने वाली होती है, उस टेस्ट की तैयारी आप एक हफ्ते से पहले से कर दीजिए कि यदि टेस्ट में 2 चैप्टर पूछने वाले हैं, है ना, तो वो दो, नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट है तो आप मंडे से उन 2 चैप्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए कि रोज आधा घंटा मुझे इस चैप्टर के लिए देना है। तो आधा घंटा आप पढ़ा खेलने में दीजिए, खेलने का थोड़ा टाइम निकाल के अपना होमवर्क के बाद वो चैप्टर के 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर खेलने गए। ये मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना। आखिरी के दिन बैठ के 3 घंटे पढ़ाई करने से बेटर है हर रोज आधा आधा घंटा पढ़ाई कर ली। बच्चों को प्लानिंग बनाना सिखाइए। 6 माह की परीक्षा आ रही है, 5 विषय है, मैं बच्चों को बनवाती हूँ, लिटरली मैं बच्चों को बनवाती हूँ। एग्जाम शुरू होते हैं उसके पहले, महीने पहले मैं बच्चों से बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, आप अपना खुद का बनाओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। टोटल 5 सब्जेक्ट है मेरे, है ना, हिंदी, इंग्लिश, गणित, व्याकरण, जो भी है। उसके बाद हर एक में कितने, इसमें 5 चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हुए आपके, 20 चैप्टर हुए। आपके पास एक महीना है और 20 चैप्टर है ना, तो एक दिन में एक चैप्टर लेंगे तो 20 दिन में 20 चैप्टर खत्म करेंगे। तो रिवीजन में एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे, तब आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। बच्चे को समझ में आता है कि यदि मैंने आज ये चैप्टर खत्म नहीं किया तो कल मुझे दूसरे चैप्टर के साथ ये करना पड़ेगा तो परेशानी होगी। कैसे उसको अपना टाइम मैनेज करना है, कि कैसे अपना, उसको अपने टाइम टेबल के साथ सिखाइए कि मुझे ये काम कैसे करना है। सबको क्लियर है? जी मैम। उस टाइम टेबल में जी फिर मैम। बिल्कुल उस टाइम टेबल के अंदर फिर बाइफरकेट करना कि एक दिन में मुझे मुझे एक चैप्टर खत्म करना है। उस एक चैप्टर को खत्म करने के लिए हो सकता है किसी दिन एक चैप्टर छोटा हो कि आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि 3 घंटे लग गए, मैथ्स का चैप्टर लंबा है, सारे सम्स करने लंबे हो गए। तो उसको एडजस्ट करना सिखाइए कि जिस दिन आधे घंटे में खत्म हो गया तो दूसरा जो लंबा चैप्टर है उसका आधा ले लो, ताकि दूसरे दिन कम टाइम में खत्म हो। ये सारी चीजें जब ये टाइम मैनेजमेंट बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ करना सीख जाता है तो अपनी बाकी चीजों के साथ भी उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेगा। लेकिन एक बार ये कंसेप्ट उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना आ जाएगा। एम आई राइट? जी मैम। आप भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें, मेरा भी होता है कि मुझे घर का भी काम करना है, मुझे स्कूल का भी काम करना है, मुझे वेबिनार के लिए भी तैयारी करनी, तो मैं अपना टाइम एडजस्ट करती हूँ। मुझे इतने इस घंटे में ये काम करना है, मुझे इस घंटे में ये काम करना है, और मैं वैसे ही करती हूँ। यदि नहीं गया तो रात को जगना पड़ेगा, पर करके सोऊंगी। तो अपने आप मैनेज होता है। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। आ
ये मेरा लास्ट है, लचीलापन और अनुकूलनशीलता। अच्छा सॉरी, सब टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाने के लिए एक ये बहुत अच्छा वो है। आप इसको बड़ा सा लिख के चार्ट पे लग के क्लास में लगा सकते हैं। समय पे उठो, हीरो बनो। है ना, यदि आप समय पे उठते तो आपके सारे काम कंप्लीट हो गए, आप हीरो है। प्लान बनाओ, गड़बड़ हटाओ। काम में गड़बड़ी होती है, प्लानिंग करो तो गड़बड़ी नहीं होगी। पहले जरूरी फिर बिन जरूरी, क्या जरूरी है कैसे उसको ध्यान देना, फिर बिन जरूरी। और काम पूरा तो दिल खुशी से झूमा, यदि काम पूरा होगा तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो दुखी होंगे। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। लास्ट है लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। बहुत सारी चीजें आती जाती है जिंदगी में हमारे, कोई भी चीज कभी भी अचानक बदल जाती है, तो बच्चों को अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल, ये ऐसे हुआ तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे किसी चीज से के साथ बदलना, बदलाव को स्वीकार करना। कोई एक टीचर पढ़ा रहे, अचानक वो टीचर चले गए, दूसरे टीचर आ गए, तो उस टीचर के साथ एडजस्ट करना, वो जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ पढ़ना, जो बदलाव आया है उसको एक्सेप्ट करना, वो उनको सीखना पड़ेगा। अपनी सोच को लचीला बनाना, हम ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करेंगे नहीं, इसकी जगह हम वैसे भी कर सकते हैं, ये काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो गर्मी नहीं गेले चेंज करना। गलतियों से सीखना, हमने गलती कर दी, ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए क्या करना। इंसान बच्चों को बताइए, मैं बोलती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना कि रोज, कुछ बच्चे होते हैं जो हर रोज आपके सामने बार बार आते हैं, किसी ने किसी चीज में गलती कर दी, कुछ कर दिया, तो मैं बच्चों से बोलती हूँ एक गलती के लिए यदि 2 बार आए तो मैं बुरी पनिशमेंट दूंगी। गलती करना अलाउड है, लेकिन एक ही गलती 2 बार करना अलाउड नहीं है। एक गलती एक बार होती है, दूसरी बार वो फिर गुनाह होता है, आपको पता था कि वो गलत है फिर किया आपने, तो दूसरी बार वो गुनाह हो जाता है। तो गलती से सीखो और उसको मत दोहराओ, ठीक है। भावनाओं को पहचानना और संभालना, जब कोई चेंज आता है तो अपन खुद को पसंद नहीं आया, किसी और को कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी भावनाओं को संभाल लो, पहचान लो और संभाल लो कि ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, कैसे उसके साथ चेंज करना, नई चीजों को आजमाना। आपको भी करना चाहिए, हर रोज एक रास्ते से मत जाइए, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से, हम रोज ऐसे ही करते हैं। आपके जो भी काम करने की रूटीन है ना, उसको चेंज कर डालिए। एक सिंपल सी चीज होती है, हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं हाथ में, हमेशा राइट हैंड में पेन पकड़ते हैं, लेफ्ट में ढक्कन पकड़ते हैं। कभी चेंज करिए, कभी ऐसे खोलिए, फिर पेन चेंज करना सीखिए। एक्चुअली क्या होता है, हमारे दिमाग को चेंज की आदत नहीं होती है ना, हम ताला लिया, ताला लेफ्ट हैंड में लेके चाबी राइट हैंड से घुमाएंगे, हर रोज सब लोग यही करते हैं। आपको यदि अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है और थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी बढ़ाना है ब्रेन की, तो आप हर जो काम रोज जिस तरीके से करते हैं उसको चेंज करना सीखिए, ठीक है। सहयोग और दूसरे के विचारों को अपनाना, कोई और क्या करता है कैसे करता है, उसका तरीका अलग है, तो उसको देखो, उसको सीखो, समझो और अपने आप को उसके साथ बदलो। और छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बच्चे को छोटा सा भी चेंज आ गया, छोटी सी बात हो गई, ये ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं करते, मुझे इस पेन से नहीं लिखना है, मुझे ये नोटबुक नहीं पसंद, छोटी छोटी बातें होती है, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए घबरा जाते हैं, तो उनको सिखाइए कि ये चीजें नहीं होगी। अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, कुछ एक तो उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे है ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, आप राइट हैंड में ब्रश पकड़ते हैं और करते हैं, ठीक है। कल से शुरू करिए लेफ्ट हैंड से ब्रश पकड़ना। आप 2 पैर पे खड़े होके ब्रश करते हैं, कभी कभी पैर बदलिए, एक पैर पे खड़े हो जाइए, फिर थोड़े बाद दूसरा पैर पे खड़े हो जाइए। मैं बहुत सारा ये ऐसी चीजें करती हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, खड़े होके प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक पैर पे कभी खड़े हो जाती, कभी दूसरे पैर पे खड़े हो जाती। चेंज करते रहिए, इस हाथ से लेते हैं उस हाथ से लीजिए, राइट हैंड से चम्मच हिलाते लेफ्ट हैंड से हिलाइए। अपने आप को जितना आप चेंज करते रहेंगे ना, आपका ब्रेन उतना नया बनता रहेगा, उतने आप यंग रहेंगे, उतनी नई चीजें सोच सकते हैं, उतना नया कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ हमने एक पिछली बार एक खेल मैंने बताया था, गुरुजी कहते हैं, साइमन सेज, याद है? यस और नो? जी मैम। उसके अंदर मैंने क्या नायक बताया था? पाता उसके लिए जैसे जानवर का नाम बोलने के लिए जो आगे जैसे एक लड़का बोलेगा उसके पीछे सब बोलेगा। मैंने बताया था, गुरुजी कहते हैं खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे, गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे, ऐसा था, राइट। अभी यहाँ पे इसी खेल को आप चेंज कर दीजिए,
आप उनको बताइए अचानक से कि अब नियम बदल गया, यदि खड़े होने को बोला तो बैठना है, बैठने को बोला तो रोना है, रोने को बोला तो कूदना है। यहां दिमाग अभी उनका फिर एक्टिवेट हो रहेगा कि क्या बोला है, हमको क्या करना है, वो याद रखेंगे, अभी चेंज करना है उनको। तो बच्चे चेंज कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उनको चेंज करना सिखाना तो आपको टास्क देने पड़ेंगे उनको चेंज करने के लिए। उनको बोलिए, अब जब मैं बोलूं गुरुजी कहते हैं कि खड़े हो जाओ तो आप बैठे रहो, जब मैं बोलूं गुरुजी कहते हैं बैठे रहो तो आप कूदना शुरू कर दो। उसके बाद आप बार बार बदलिए उसको, बच्चे कैसे उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, आप उसको देखिए। ठीक है, किसी परिस्थिति को बदलने पे हो सकता है बच्चे गुस्सा जब जल्दी से एक्सेप्ट ना करे, तो ये चीजें रूटीन में ले आइए, हफ्ते में एक बार इस तरीके से बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करिए, उसको एक रेगुलर आदत बनाइए कि हाँ आप कभी सैटरडे के दिन किया, नेक्स्ट सैटरडे को कर लिया, फिर उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस करिए, चेंजेस लाते रहिए, उसको कंटिन्यूशन में रखिए। तो ये क्या होता है, जब कंटिन्यूस ऐसे चेंजेस की एक्टिविटी की आदत हो जाती तो बच्चे हर बार किसी नई चीज के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, इन उसके आउट बाद वाला जो एक और। गेम है वो एक बार करवाए थे ना। जी, इन आउट वाला जो गेम है ना, वो उल्टा करके करवाए थे एक बार, जैसे इन बोलेंगे तो आउट होना, आउट बोलेंगे तो इन होना। ओके। अभी इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी, आप अपने हिसाब से बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बहुत बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। इसके बाद एक सपोज एक कहानी आप सुना रहे हैं, जनरली क्या होता है बच्चे, एक कहानी एक ताल पे चल रही है, अचानक से कहानी चल चलते उसको चेंज कर डालिए। तीन दोस्त थे, वो घूमने के लिए निकले, अच्छे से बहुत सारी कहानी बहुत सारा बता दिया, ये हो गया, और फिर अचानक से वहां पे ट्विस्ट लाइए, अचानक से मौसम मौसम बदल गया, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, अब बच्चे क्या करेंगे, फिर बच्चों पे छोड़ दीजिए, अब आप इसको पूरा करिए। तो इस अचानक आए चेंज को बच्चे कैसे लेते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं, आपको समझ में आएगा, बच्चों की थिंकिंग समझ में आएगी, बच्चों का तरीका समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे उसको फिर चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, 9 मिनट ऊपर हो गए, सॉरी। नीरज जी एक लास्ट स्लाइड मेरी। अभी एक बच्चों को याद रखवाने के लिए एक मंत्र, बच्चों को बोलना सिखाइए, एक्चुअली जो बच्चे बोलते हैं वो दिमाग में चलता है और उसको सीखते हैं। मैं हर बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं सीखता हूं, मैं सोचता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। इसको लिख लीजिए, इस मंत्र को बच्चे को बोलिए, रोज बोलिए इसको। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे जब बोलते हैं, एक्चुअली यदि बोलते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, हकीकत में जब उसको इसकी जरूरत पड़ेगी तो बच्चा इसको बोलेगा, रिपीट करेगा। और बहुत सारी बार, एक एग्जांपल देती हूँ, एक बार ऐसा हुआ, मतलब फाइनल ईयर की जब एग्जाम खत्म हुई और रिजल्ट की डेट हमारी बहुत जल्दी से अनाउंस हो गई, तो हम मतलब मैनेजमेंट से मुझे मैसेज आया कि आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे देना है। जब मैं टीचर्स के पास गई, मीटिंग ली, मैंने कहा आपके पास सिर्फ 10 दिन है, आपको सारा रिजल्ट तैयार करना है। टीचर्स बहुत टेंशन में, क्योंकि इतने सारे पेपर चेक करना, फिर वो सारा बनाना, मैडम कैसे होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, सबका गुस्सा गुस्सा चालू। मैं क्लास से बाहर निकली, 2 मिनट उनकी गुनगुन चलने दी, मैं वापस क्लास में गई, मैंने कहा आप शांत हो जाइए, मैंने कहा एक बात बताइए, इतने साल हो गए, काफी सारे टीचर बहुत पुराने, मैंने कहा ऐसा कब हुआ कि आपने कोई काम टाइम पे पूरा नहीं किया, मुझे बताइए, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आपने रिजल्ट टाइम पे तैयार नहीं किया। तो बोलते नहीं मैडम। मैंने कहा जब आपके पास कैपेबिलिटी, आप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, तो फिर क्यों डरते हैं आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए कि आप इसको कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन वो बात खत्म हो गई। उस वक्त जो टीचर्स थे, उसके करीब 2 साल बाद की बात है, एक मेरी टीचर अचानक से उन्होंने जॉब छोड़ दी, 6 महीने बाद वो आई मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने। मैंने कहा आप तो अचानक छोड़ के चले गए। बोले मैडम मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल समय में थी, बोले लेकिन मैं आपको थैंक यू करने आई हूँ, जैसे उस दिन आपने जो सलाह दी थी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो घबराने की जगह सोचो कि इससे कैसे निकलेंगे, तो आज 6 महीने बाद यदि मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो वो आपकी बात उस दिन मुझे याद आई थी, जब मैं परेशानी में आई, उसके घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया था। बोले उस दिन मैंने आपकी बात मुझे याद आई, आपने जो समझाया था सिखाया था, मैंने अपने आप को शांत किया और परिस्थितियों को देखा, तो मैं 6 महीने में उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए और अब मैं सक्षम हूं कि अब मैं कुछ आगे सोच सकती हूँ।
तो कौन सी चीज कब किसको कैसे काम आएगी हम नहीं कह सकते। तो बच्चों को हमेशा अच्छी बातें बताते रहे, सिखाते रहे, हर चीज के लिए तैयार रखिए ताकि वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सके। ठीक है, क्लियर है? नीरज जी स्लाइड बंद कर सकते हैं हम। आज मैंने एक्चुअली बहुत सारी बातें एक ही वेबिनार में ली, बहुत कुछ है। आप इसको हर रोज यदि थोड़ी थोड़ी चीजों को रिवाइंड करेंगे तो आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। मुझे पता है चीजें ज्यादा है लेकिन बहुत जरूरी और काम की चीजें हैं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ आई? जी नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच चूंकि आज का जो सत्र था बहुत ही महत्वपूर्ण था और एकदम एक रहस्यमय कि ये चीजें भी होती हैं। इन चीजों के लिए भी हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है या इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये के प्रोफेशनल जीवन में तो होती ही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी अगर ये चीजें मिल जाएं और इनका हम अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख लें तो एक सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच काफी समय से विभिन्न विद्यालय के सचिव जी उपस्थित हैं, जिसमें सूर्यदेव ठाकुर जी, उत्तम कुमार जी, प्रेमचंद जी और शायद दीपक जी भी जुड़े थे। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये 2 मिनट के लिए मंच, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हम देना चाह रहे हैं। तो अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है इनमें से किसी के भी पास भी, तो वो अनम्यूट करके अपने टीचर्स के लिए या पारस विद्या योजना के शिक्षकों के लिए मैसेज आप यदि देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सूर्यदेव ठाकुर जी, उत्तम कुमार जी और प्रेमचंद महतो जी। शायद हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते उनसे हमारा संवाद नहीं हो पा रहा। जी, सूर्यदेव ठाकुर जी, आपका स्वागत है। और गुड इवनिंग जी, सभी को धन्यवाद। और सबसे पहला चीज कि मीनाक्षी जी का जो आज का सत्र चल रहा वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये सब अगर बच्चे के बचपन में ही अगर ये सब के गुण अगर अपना ले तो जीवन में कभी असफलता उनके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल, टाइम मैनेजमेंट और भी अनुशासन, ये सब जो बताया गया है बहुत अच्छी बातें हैं। और इस शिक्षा के क्षेत्र में हर विद्यार्थी के जीवन में सब आता है वैसा मौका जो उसको इस सब अवसर से गुजरना पड़ता है, तब जाके हाँ सफलता हाथ लगती है। और सब ठीक था। और आगे आने वाले जितने भी आपके सहयोगी शिक्षक हैं उनसे भी आशा करते हैं कि बच्चों में भी ये गुण भरने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे ही कल का भविष्य होंगे और हमारा राष्ट्र का निर्माण उसी से होगा। जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने ये अपना कीमती मैसेज शिक्षकों के बीच में रखा। चूंकि एक बार पुनः हम सभी शिक्षकों से कहेंगे कि आज की जो यूट्यूब की लिंक है उसका अवलोकन आप जरूर करें, रिव्यू जरूर करें। और विशेष तौर से जो साक्षरता, क्या बोलते हैं, वित्तीय साक्षरता का था, रचनात्मक सोच, सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें जो ज्यादातर आप लोग फेस करते हैं वित्तीय साक्षरता को देखो, ठीक, हाँ, तो इसमें वित्तीय आप साक्षरता में एक चीज बोलना चाहेंगे जी जी नीरज जी। बोलो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
वित्तीय साक्षरता जरूरी है, इसलिए बच्चों में देखते हैं, कभी मेरे विद्यालय के बच्चे जब आते हैं सुबह में स्कूल, तो माँ बाप उनको नाश्ता ना दे करके पैसे दे देते हैं, और वो 10 रुपये 20 रुपये लेकर के आते हैं और कुरकुरे और मिक्सचर बिस्किट खा करके गुजारा पाड़ लेते हैं, और हाँ पूर्णतः निर्भर रहते हैं एमडीएम पर। हाँ क्योंकि घर में बच्चे के माँ बाप सभी काम में निकल जाते हैं, पैसे दे देते हैं। अगर वो पैसा का बच्चा अगर सही रूप से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने लगे, बचत करने लगे, तो आगे आने वाले समय में उसको भी कुछ देगा, कुछ खर्च करे कुछ बचा करे, तो उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। क्योंकि वो जैसे ही पैसा मिलता है उसके हाथ में, वो पैसे क्या करते हैं कि पूर्णतः खर्च करते हैं। हाँ स्कूल में आएंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे, फिर कुरकुरे खाने से क्या है, वो तो केवल मुंह का स्वाद है, उससे पेट थोड़ी भरने वाला है। तो उससे पेट भी खराब होता है, खाली पेट खाता है, ज्यादातर बच्चों में शिकायत होता है। और उसके से क्या होता है कि घर के माँ बाप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि पेट दर्द करता है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। तो हम बोलते हैं गार्जियन लोग को भी, पीटीएम कभी करते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग कभी भी बच्चे को खाली पेट ना भेजें, उसको खाना दीजिए, लेकिन पैसे हाथ में मत दीजिए। पैसे देने के अथवा अच्छा है कि पैसे की जगह पर उसको बचाइए बचत करने के लिए, उसका पैसा रखिए, लेकिन उसके बदले में उसको लंच तैयार करके दीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चे के माँ बाप इतना व्यस्त होते हैं हमारे मधुबन जैसे क्षेत्र में कि सभी का नैया पार हो रहा है, सभी कमा रहे हैं जी और जिसके समझ चलते सकते हैं। पैसे की लेकिन अहमियत तो लोग नहीं देते हैं। जी जी लेकिन और ये गुण थोड़ा सा बच्चों के आसपास, जितने मधुबन के क्षेत्र के आसपास के गांव है, उसके बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है, खास करके मधुबन के बच्चे को। क्योंकि मेरे यहाँ सभी मिडिल क्लास से, लोअर फैमिली से आते हैं, पैसे मिलते हैं सभी उड़ा देते हैं, तुरंत मिला तुरंत खा ली, कल फिर मिलेगा फिर खा ली। तो इस तरह से तो समझिए कि पैसे की बर्बादी है, और उसे हाँ स्वास्थ्य भी नहीं बनना है, दिमाग भी टेंशन में रहना है। वो सब खाएगा बाजार के सामान तो जंक फूड, तो दिमाग भी तो उस पर प्रभावित होता है। जी बिल्कुल इसके दुष्परिणाम बताते हुए आप सभी बचत के लिए प्रेरित करें। तो अगर प्रेरित प्रेरित और करेंगे तो और एक जी सर मैडम को भी बोलते हैं, सर और मैडम जितने जुटे हुए हैं उन लोग से भी बोलते हैं कि आप लोग भी अपने स्तर से, जैसे पिनाक्षी मैडम बोले, नीरज मैडम सर बोले, कि ये गुण को अपनाना अपने स्कूल में, और ऐसा वातावरण बना देना है ताकि बच्चों में बचपन से प्रेरित हो जाए कि बचत सबसे बड़ी चीज है। चाहे टाइम बचत हो, चाहे रुपये पैसे की बचत हो, चाहे अनुशासन में रहना हो, हर तरह से जीवन के क्षेत्र में काम आता है। थैंक यू एक सर। चीज एक चीज कर सकते हैं टीचर्स, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि चलो हम एक एक करते हैं, किसने इस महीने कितना पैसा बचाया, कुरकुरे नहीं हाँ खरीदे और जी मैम, बचाया, जी 100 रुपया जी। 50 रुपया, उस बच्चे को फिर सबके सामने थोड़ा सा सम्मान दिया जाए। हाँ, जो ज्यादा बचत करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ इस प्रकार का आप लोग प्रयोग करें, और भी आप सोचें कि और वहाँ की परिस्थिति में और क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण में हमने दिया है, और सर ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इस प्रकार की ये चीजें होनी चाहिए। तो पुनः आप सभी जो आज की जो प्रशिक्षण की यूट्यूब लिंक होगी उसका अवलोकन रिव्यू जरूर से करें, क्योंकि समय हो चला है। थैंक यू सर। पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मैं भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र जीवन कौशल को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि।
जय जिनेंद्र सभी जय को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जोहार सभी को। जोहार। शुभ रात्रि।